अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 स्टार्ट करते हैं जी हम। नाम का ही रिवीजन है ये रिवीजन क्लास नहीं है। इंशाल्लाह इसमें आपको पता है रिवीजन तो खुद ही हो जाएगी। हमने कोशिश करनी है कि तकरीबन हर टॉपिक के कोई ना कोई सवाल कर लें और जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें कम रह गई थी, छोड़ी हुई चीज़ें, असल में तो हम वो कर रहे होते हैं। इसको मैं गैप एनालिसिस क्लास कहता हूँ कि जो चीज़ें रही हुई हैं, बल्कि कभी कभी मैं यूँ भी कहता हूँ जो पर्चे में आने वाली चीज़ें हैं हम इन क्लासेस में वो करते हैं। तो 2 दिन में हो ये हमारा काम, 3 में हो। वैसे आपको 3 के लिए तैयार किया हुआ है, लेकिन 2 या 3 जितने दिन लगेंगे, अच्छा 3 में नहीं होगा तो 4 लगा लेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन इसमें हमने प्रॉपर कोशिश करनी है हर टॉपिक का एक सवाल कम से कम होता चला जाए। रीसेंट अटैम्प्ट हमने सॉल्व करनी है और गैप एनालिसिस भी करके आते रहेंगे और उसको भी फिर जो है वो गैप्स को भी फिल करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब शुरू बात वहीं से करेंगे जहाँ पे छोड़ी थी। मैंने आपको क्वेश्चन 4 करना शुरू कराया था और फिर यहीं पे रह गया था। क्योंकि यहाँ पे शुरू हो गया था तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल एक क्वेश्चन 5 इसमें से करवाऊंगा। उसके बाद फिर इसके MCQs को देख लेते हैं, कोई मसला इसमें है या नहीं। फिर रेशोज़ में तो कुछ नहीं छोड़ा था हमने अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो सवाल करने वाले मैंने करवा दिए थे। बाकी मैंने आपसे अर्ज़ किया है जो सवाल मैंने करवाए हैं बस वही करने हैं। मैं रिवीजन प्लान में भी वही डालूंगा बैठ के जब आपकी क्लासेस ख़त्म होंगी तो, ठीक है। मोस्टली वही सवाल होते हैं। तो रिसेंट अटैम्प्ट के अंदर रेशो का सवाल है वो भी हो जाएगा एक। उसके बाद फिर देखते हैं, टाइम बचा तो आइए सेट की तरफ चले जाएंगे। और बीच में रह जाता है कैश फ्लो। कैश फ्लो का सवाल रिसेंट टाइम का मैं शायद ना कराऊँ, आज आपको होमवर्क दूँ और आप फिर मुझसे पूछ लेंगे। अल्लाह करे NPO के सवाल तक। असल में सवाल की तरतीब ये है कि मैंने अगर एंड से शुरू करना है तो NPO का सवाल सबसे पहला था, तो देख लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल प्रॉबेबली NPO का सवाल शायद आज ना हो सके, बाकी कोशिश करेंगे आज कर लें। फिर कल इंशाल्लाह इसी तरह से वॉल्यूम 1 भी साथ शुरू करेंगे। वैसे मेरा दिल था आज मैं IS 16 का एक नोट करवाऊँ, उसकी तैयारी भी थी मेरी, लेकिन आप लोगों की तैयारी नहीं लग रही, तो चलो देख लेते हैं। शुरू तो करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट करें बेसिक और डायल्यूटेड EPS पर शेयर और फिर डिस्क्लोजर भी बनाना है। असल तो ये था इसमें, ठीक है जी। तो सवाल सिंपल था क्योंकि डिस्क्लोजर बनाने थे, तो सिंपल सवाल है जिसमें उसने कहा कि 127.83 क्या है जी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल कर दे दिए। तो ये दोनों चीज़ें तो आ गई, 127 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। उसके बाद उससे कहा कंपनी ने इशू, अब ये एज एट 31 दिसंबर 2007 ये डिबेंचर्स इन इशू हैं। कंपनी हैड इशूड डिबेंचर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। द डिबेंचर्स होल्डर कैन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑन 31 दिसंबर 9। The debentures are not if debentures are not converted ordinary share, they will be redeemed on 31 December 9. The interest on debenture for the year amounted to, उस इंटरेस्ट निकाल कर देगी। यानी वो ये कह रहा है कि 2007 के एंड पर ये डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, ये पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्योंकि ये डिवेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर हैं। तो कह रहा है 31 दिसंबर 9 पर या ये डिवेंचर्स कन्वर्ट होकर शेयर बन जाएंगे या ये डिवेंचर रिडीम होकर वापस कैश दे देंगे हम जिनको हमने इशू किए हुए थे, ठीक है। उन्हें इंटरेस्ट भी निकाल कर दे दिया। उसके बाद इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि 2004 में इशू हुए थे और ये भी कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्जन दी हुई है और वो 31 दिसंबर 10 पे कन्वर्ट हो सकते हैं। और डिविडेंड जो पे किया है इन प्रेफरेंस शेयर्स पर हमारे साल में, उसने डिविडेंड निकाल कर दिया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड, इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट तीनों के तीनों ही कहाँ पे यूज़ होने हैं, डायल्यूटेड EPS में, ठीक है जी। लेकिन ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है ये बेसिक EPS की कैलकुलेशन में भी यूज़ होता है। बहुत पक्की चीज़ें रखनी है, चीज़ें आसान होती हैं, सवाल आना इसमें से अगर तो वो सीधा होना है, ठीक है जी। मतलब सीधा इसलिए होना है कि आपको प्रैक्टिस कर करके ना चीज़ें आप बस बाइफरकेट, सवाल लेंथी होगा, सवाल को 2 दफ़ा पढ़ना है, पढ़ के उस पर फिर इस तरह से निशान लगा देना है कि बेसिक EPS करते हुए ये पॉइंट्स पढ़ना है और फिर डायल्यूटेड में आना है तो ये करना है। बस आराम से करना है सवाल को, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट टाइम, अभी हम रिसेंट टाइम देखेंगे ना, तो रिसेंट टाइम को देख कर आपको मेरा वो जो तुक्के हैं वो भी आपको लग रहे होंगे। छोड़ा तो हमने कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन जिनका शक है मुझे उन पे मेरा जोर ज़्यादा लग रहा है। जहाँ पे कम है भी, वैसे तो कम नहीं रहा, PPE का नोट जो है वो ICAP का बहुत फेवरेट टॉपिक है और वो पिछली बार नहीं आया, ठीक है, तो इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन है।
अब ये तो नहीं है कि हमने नोट को कम किया हुआ है, लेकिन एक आधा सवाल और नोट का हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ी सी बातें भी रिवाइज हो जाएंगी। बाकी रिवीजन प्लान में आपको जो सवाल डाल कर दूंगा, आपने सिर्फ वही करने हैं, रिवीजन प्लान को फॉलो करना है। ख़ास तौर पे IAS 16 में खुदा ना खास्ता कोई ये ना कर ले कि जैसे हमने IAS 16 किया था वैसे रिवीजन में करें, वो तुक्की नहीं बनती है, वो तो फिर आप सिर्फ IAS 16 करेंगे, ज़रूरत नहीं है ना, वो छोटे छोटे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। आपका तो उस वक्त तो एक मतलब बुनियाद बन रही होती है, नोट्स के सवाल होंगे, एक्सट्रैक्ट्स वाले सवाल होंगे, कुछ इस तरह से बड़े बड़े सवाल होंगे, पास पेपर्स ही होंगे, ठीक है। तो जो रिवीजन प्लान में सवाल दूंगा बस वो काफ़ी हैं, वही कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी बेटा, दे दूंगा ना, बोला है दे दूंगा, ठीक है, अभी फारिग होऊंगा तो दूंगा ना। दिन कल इतवार का भी इस पर लगा, 2 क्लासेज हैं CM में, R1 में, देखना पड़ता है बैठ के कौन सी चीज़ रह गई, कोई लफ्ज़ रह गया, कोई जुमला रह गया, कोई MCQ रह गया, फिर पास पेपर रिसेंट अटैम्प्ट का देखना होता है। तो जब फारिग हो जाऊंगा इनसे इंशाल्लाह फिर भेज दूंगा, ठीक है। आप लोगों के पास रिवीजन प्लान तो मौजूद है, मैंने आपको कहा था कि इस 95% यही रहना है। सिर्फ तकलीफ़ ये फ़िलहाल हो रही है कि पेज नंबर थोड़ा सा टेंशन होती है ढूंढने में, तो कोई नहीं, पास पेपर्स करें, जिस टॉपिक को भी करें टॉपिक वाइज करें, एक टॉपिक को एक सिटिंग में करें। रिवीजन प्लान आप समझें आपका वही है, बस गल मुक गई, फिर तानू केड़ी लोड़ है, वो मैं अगर तसल्ली के लिए भेजूंगा तो वो मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं, फिर वो देख लेना, ठीक है। तो रिवीजन प्लान आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास है, ओके। बस एक टॉपिक को एक सिटिंग में करना है, ये कोशिश करनी है अभी भी, ठीक है। आपको 2 दिन मिले थे तो उम्मीद तो है आपने कोई सारा, तो ज़ाहिर 2 दिन में नहीं, आज से वॉल्यूम 2 हो जाना था, लेकिन 1-2 टॉपिक्स तो ज़रूर टिका के कर लिए होंगे, वरना आज से यही रूटीन रखें। रिवीजन तो मैं करवा रहा हूँ ना, आपने क्या करके तो तीर मार लेना एक दिन में, मैं आपको जी कल वॉल्यूम 1 करेंगे तो आप वॉल्यूम 1 क्या करके आओगे, चलो कोई आपको मसला था तो वो जगह देख कर आ जाओगे, नज़र मारोगे क्या चीज़ रहती है, वरना आप अपनी तरतीब में तैयारी शुरू कर दो, उसमें आपका यही हो कि जो टॉपिक करो उसको प्रॉपर, एक को करो, 2 को करो, उसको रिवीजन में करो आप, ठीक है। और एक सिटिंग में एक टॉपिक पूरा करना है। लंबे टॉपिक आए तो हिम्मत करके बैठना है, 5 घंटे लगें, 6 लगें, 7 लगें, फिर एक सिटिंग में कोशिश कर, ठीक है। कोई नहीं, बंदा नमाज के लिए उठ जाता है, वॉशरूम जाना चला जाता है, कोई नहीं, लेकिन वैसे एक सिटिंग मतलब कोशिश करें कि इकट्ठे हो सकें, ठीक है। अच्छा जी, कंपनी इशूड ऑप्शंस कैरिंग राइट टू एक्वायर 1.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, मतलब शायद एक ऑप्शन और एक मतलब बेसिकली जितने शेयर्स बनते हैं ऑप्शन से वही हम पकड़ा करते हैं, तो उसने 1.5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स बताए हैं 31 दिसंबर 7 पर या उसके बाद। स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जिस पर हमने ऑप्शन दिया कि वो ख़रीद सकते हैं वो 9.9 है, और 2007 में मार्केट प्राइस 11 थी, यानी कि यहाँ पर भी बोनस एलिमेंट है। चलें, अब ये तीनों पॉइंट्स तो चले गए कहाँ पे, डायलूटेड EPS में। फिलहाल बेसिक EPS निकालते हुए तो सिर्फ 2.45 मिलियन का इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड था, और यहाँ पे हमने ये EPS निकाल भी ली थी बेसिक, ठीक है। तो पूरा सवाल पढ़ा है बेसिक EPS के लिए, तो सिर्फ ये पहला पैरा है, और बेसिक EPS ये जो मैंने येलो किया हुआ है, ठीक है, और बेसिक EPS के लिए आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड जो उसने खुद निकाल कर दे दिया हुआ है, ठीक है जी। ये तो बेसिक EPS निकल आई। अब डायल्यूटेड EPS का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, यही बेसिक EPS। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा बेसिक EPS और उठाकर लिख लिया इसको, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर ऐसे करके भी आगे चलते जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, मैंने छोटे सवालों से इसी बुनियाद पे डाला था आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है EPS, बता रहा हूँ बार बार जी। 127, हाँ वो बीच में निकाल लिया था 120, ये फ्रैक्शन इसीलिए लिखते हैं ताकि आगे आसानी हो जाए, ठीक है। जब कभी इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड आए एक फ्रैक्शन आगे लिख लो ताकि डायल्यूटेड EPS निकालते हुए मिल जाए, नहीं तो भी कोई बात नहीं, वैसे ही लिखा हुआ है तो उसको कैलकुलेटर पे करके माइनस लिख लो, कोई मसला नहीं, तब भी चलेगा, ठीक है। तो 125.38 और डिनोमिनेटर है 85.22, बेसिक EPS है 1.47, ठीक है जी, ₹1.4, बल्कि यूँ लिख देते हैं EPS रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। अच्छा, अब 1.47 हम निकाल के जुमे वाले दिन हमने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, हफ्ता फिर हम ना मिले, और फिर अब इसके बाद डायल्यूटेड EPS के लिए आपके कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ने आने, अब वो एक से ज़्यादा हैं तो आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी, तो रैंकिंग वाली वर्किंग में ही हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का चेंज भी मिल जाता है, हमारा काम बन जाता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल EPS निकालेंगे और इंक्रीमेंटल EPS की बेस पर हमने रैंकिंग कर लेनी है, जो सबसे कम वो सबसे ज़्यादा डायल्यूटिव, जो सबसे कम होगा
ठीक है, 0 सबसे ज़्यादा डाइल्यूटिव, फिर उससे ऊपर तो जो लोअर है वो मोस्ट डाइल्यूटिव है। तो इस तरह से हम रैंकिंग करते हैं। अब अपने सवाल के हिसाब से पकड़ें, शुरू रैंकिंग करके हमने वैसे नंबर 1 2 3 कर ही लेना है। ठीक है, इतना आसान सवाल था। किसी ने ट्राई किया हो वैसे पूरा करने की कोशिश? चलो शुक्र है, कुछ अब पढ़ लेना, अब तो पढ़ लें, अब तो एंड हो गया सेशन, अब तो पढ़ना शुरू कर लें जी। तो कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, अब मैं ये ग्रीन मार्कर चला रहा हूँ, ग्रीन हाईलाइटर। ठीक है जी, इसमें मुझे अब चाहिए मेरे डायल्यूटेड ईपीएस के लिए डेटा। तो पहले आते हैं डिबेंचर्स की तरफ। डिबेंचर्स हैं कंपनी इशू के डिबेंचर्स जो कि कन्वर्टेबल हैं इनटू 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। उसने कहा कन्वर्जन क्यों करते हो, मैं बताता हूँ ना, सुकून मारो कि ये डिबेंचर्स हैं। यानी ज़्यादा आसान भी हो जाए ना सवाल, टेंशन पड़ जाती है। ठीक है तो डिबेंचर्स जो हैं उनमें वो खुद बता रहा है, ये नहीं कहा उसने कि डिबेंचर्स इतने हैं या इतने मिलियन डिबेंचर्स हैं या इतने मिलियन रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर इज़ कन्वर्टेबल इनटू इतना या हर रुपीज़ ऑफ इतने। सिंपल उसने बताया जी डिबेंचर्स इतने शेयर्स में बदल जाएंगे। लो, असल में इस सवाल के अंदर उसका आईकैप का क्वेश्चन बैंक है ना, तो उसने आईकैप ने डिस्क्लोजर नहीं बनवाया, तो इस सवाल में डिस्क्लोजर्स बनवाए हुए हैं। तो फोकस डिस्क्लोजर पे था, तो सारा कुछ निकाल के दिया उसने कि डिस्क्लोजर बनाना सीख लो इसमें। ठीक है, तो डिबेंचर्स में डिनोमिनेटर का चेंज क्या आ रहा है जी, 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि डिनोमिनेटर में 3 मिलियन शेयर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है इफ डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड दे आर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर, द इंटरेस्ट on debenture for the year amounted to 7.5 million। एक मिनट, टैक्स रेट कहीं गिवन है? यस गिवन है, तो फिर इस 7.5 मिलियन को नेट ऑफ टैक्स भी कर लो। 7.5 इंटू, अगर टैक्स रेट 30% है तो इसको हम क्या कर लें, सही है। और अगर यही होते अपना इररिडीमेबल प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड होता, रिडीमेबल या रिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड होता, तो जब तक वो कहता ना तब तक हमने क्या कहेगा क्या कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है। अगर ये कह दिया तो फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को भी नेट ऑफ करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। यही सिखाया हुआ है। कोई नई चीज़ लगे ना तो मुझसे पूछ लेना कि ये आपने नई बात बताई, ज़रा और दोबारा से बताएं, तसल्ली से बताएं। ठीक है, निकलनी कोई नहीं है इंशाल्लाह। वैसे अच्छा, बात एक जहन में आई थी, निकल ही गई। नहीं, क्या चीज़? और नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं, तो आसानी होगी ना। देखो, आपको डिबेंचर्स की अमाउंट क्यों चाहिए? क्या आपने अपनी रेशो, इस रेशो के ईपीएस के अंदर डिनोमिनेटर में लिखना है या न्यूमरेटर में लिखना है? कहीं नहीं लिखना, कहीं नहीं लिखना। हमें क्या चाहिए, डिबेंचर। अगर हम बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं तो डिबेंचर्स को कुछ भी नहीं कहना। हाँ, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड तो उसका डिविडेंड चाहिए। वो डिविडेंड निकालने के लिए आपको इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट कितनी है वो पता होनी चाहिए। वो कभी टोटल दे देगा, कभी फेस वैल्यू दे के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दे देगा, तो वो भी निकाल कर दे दी, इसलिए उसकी भी कोई जरूरत नहीं। फिर अच्छा, फिर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्जन के लिए आपको या तो टोटल अमाउंट चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट की, डिवेंचर वगैरह कितने के हैं वो कन्वर्जन देगा, या नंबर ऑफ डिवेंचर देकर कन्वर्जन देगा, वो भी कन्वर्ट करके दे। इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं थी इन चीज़ों की। ठीक है जी, कितना जी? 5 पॉइंट। मुझे कोई बात जहन में आई थी, निकल गई, आ जाएगी, कोई नहीं, ऐसी चीज़ें। 5.25, चलो 1.75। अब 1.75 देखो, ये इससे ज़्यादा है, नज़र आ रहा है कि ये एंटी डायल्यूटिव है। ठीक है, लेकिन हम अपनी रैंकिंग करते हैं, बस करी जाओ चुप करके काम अपना। आपको इससे क्या, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है जी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छी बात है जी, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 4 मिलियन शेयर्स। दसो यार, मतलब उसने कोई नहीं बताया कि कितने शेयर्स हैं और कैसे कन्वर्ट होने हैं। उसने कहा पकड़ो ये लो, इररिडीमेबल, यूँ लिख देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल, कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? अच्छा, ये क्या नहीं, 4 मिलियन नहीं है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। न्यूमरेटर मैं आज होता, पहले वो आ गया तो वो लिख लेना, बड़े हो गए ना, पहले न्यूमरेटर ढूंढे क्यों भाई? सवाल पढ़ते जा रहे हैं, जो मिलता जा रहा है लिखते जा रहे हैं। अब ऐसे चलते हैं हम, ठीक है ना, बड़े हो गए ना अब तो, आप थोड़े बहुत तो बड़े हो ही गए अब। ओके, हर वो बच्चा जो डरेगा नहीं, जो सुकून से पर्चा करेगा, सवाल देखकर पहली बार यही लेकर कुछ नहीं आता, 2 बार सवाल पढ़ेगा, तीसरी बार शुरू करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे हर सवाल। मैं रीसेंट अटेम्प्ट आपके करूंगा यार,
मैंने तो अभी तक पूरे सेशन में ना उसको आपको कहीं देखने दिया है, ना कहीं पे दिखाई है आपको वो अटैम्प्ट। पहले मैं होता था, आज से 1-2 अटैम्प्ट्स पहले तक मैं ये करता था कि मैं रिसेंट टाइम टेस्ट में दे देता था, टॉपिक तैयार हुआ साथ ही दे दिया। इस दफ़ा वो भी नहीं किया, छुपा के रखा हुआ है, आपके सामने ओपन करता जाऊँगा, आप खुद देख लीजिएगा ये क्या सूरत हाल है। कितनी कुछ चीज़ें नहीं है, 90% तक पर्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल की हुई चीज़ें होती हैं, तो 10% में थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ जाए तो कोई मसला। और फिर हर सवाल को आधा सही करना है, आधे से ज़्यादा सारा सही करना तो पास होने के लिए ज़रूरी भी नहीं। तो आधा सवाल भी सही ना हो तो फिर आपने क्या 4 साढ़े 4 में चक मारी, फिर तो आप अपने ऊपर मतलब थोड़ा सा सोच विचार करें ना कि हुआ क्या है। तो सबसे बड़ा मसला सिर्फ यही है कि ओह पेपर है, ओए ओए आई कैप, ओए ओए खाला, ओए ओए घर वाले, ओए ओए। अच्छा, ये सारे मसाइल ना साइड में रख के जाया करो, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, सब आपको आता है, ठीक है। तो अभी भी मौका है। कितने बच्चे ये जो बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, 1.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर सवाल करते हुए, बाकी भी शुरू कर दें। ये अभी भी मौका में ये आ चुके हैं, आप नहीं आए। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो गलत सलत जैसा भी अजम्पशन लेके एक बार सवाल पूरा कर रहे हैं। इनके पास जो अभी नहीं हाथ खड़े हुए ना, ये भी अभी 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 आज से हाथ खड़ा कर, सिर्फ ये काम करना अब आपने, बाकी और कुछ नहीं करना आपको, सब बात सिर्फ ये काम करना है। हर सवाल को मार्क्स इंटू 1.8 करके करना है, और हर सवाल को जैसे तैसे भी हो कसम उठा लेनी है एक बार, जब तक मैं अपनी तरफ से कुछ भी कर दूं, कुछ चवल ही मार दूंगा, लेकिन पूरा करके एक बार फिर उसके बाद सोल्यूशन देखूंगा। ये करना है बस आपने, सिर्फ ये करना है, और कुछ भी बाकी नहीं है। पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे आपकी मर्जी है, अगर ट्राई करना है एक बार इस तरह से ना करके तो अगली बार फिर कर लेना, ये भी बेहतर इसी बार मान लो। है जी, 4 मिलियन शेयर्स हैं, कन्वर्जन ऑप्शन इज एक्साइजेबल। अच्छा, और वो आगे कहता है कि डिविडेंड पेड, अब उनको भी डिविडेंड दिया इन्होंने, जो वो खुद ही निकाल कर दिया था 2.45। अब चूंकि इसके बारे में उसने नहीं बताया अलाउेबल टैक्स डिडक्शन है, तो ये 2.45 जो है ये हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। बताइए जी इन, हाँ ये है, वैसे तो ये है अपना डाइल्यूटिव है क्योंकि ये बेसिक ईपीएस से कम है। खैर हमें क्या, लास्ट इज ऑप्शंस। शेयर ऑप्शंस में न्यूमरेटर मैं बता देता हूँ, मैं भी तो कुछ बताया करूँ, ठीक है। हाँ, डिनोमिनेटर के लिए आपको क्या बताया हुआ है जी, आपने पकड़ना है ऑप्शंस को। कितने ऑप्शंस हैं, 1.5 मिलियन, और डिवाइड करोगे इसको मार्केट वैल्यू से और मल्टीप्लाई करना इन दोनों के डिफरेंस से, कितना आता है जी 1.1, ठीक है, यही सिखाया था। अच्छा लॉजिक भी है यार, लॉजिक अप्लाई कर लें, कोई ज़रूरत है, सीख ली थी ना बस, ठीक है। सीखा इसलिए जाता है कि ज़हनी तौर पे सुकून आ जाए, कभी ज़िंदगी में किसी को समझाना पड़े, इधर आके बैठे हो मेरी जगह पे और आपके सामने बच्चे बैठे हो, तो आपको समझाने के लिए पता हो, गोली गुली कराने की। पर्चे के लिए तो इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं, पर्चे के लिए तो ये गोला काफ़ी है, ठीक है, जो हमने थोड़ा सा याद कर लिया हुआ है। तो ऑप्शन है 1.5 मिलियन, इसको डिवाइड करोगे ₹11 से और मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से, ऐसे लिख दूँ, ठीक है। अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा, आपकी तरतीब से हट गई ज़रा फार्मूले की शक्ल जी। 0.15 और ये 0 मैं बता देता हूँ, कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। अब रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है जी। तो इस तरतीब में हमने इसको डाइल्यूट करवाना, ओके। चलो, तो सबसे पहले ऑप्शंस को ऐड कर लें, अब कुछ भी नहीं बचा। ऑप्शंस 0 और 0.15, 0 और 0.15, लेकिन कभी भी यहाँ पे आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, एक स्टेप आगे जाना है। 125.38, 37, 1.469 ही करो ताकि नज़र आए थोड़ा सा डाइल्यूशन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, इररिडीमेबल। न्यूमरेटर में 2.45 ऐड होगा, डिनोमिनेटर में 4 ऐड होगा जी, टोटल 127.83 जी, 430। अभी भी जा रहा है काम नीचे, अभी भी डाइल्यूशन हो रही है, ठीक है। अब अगले को देखते हैं, उसने क्या मून इरेक्ट किया है, चंद चढ़ाया है जी। तो लास्ट इज डी बेंचर्स, कन्वर्टेबल डी बेंचर्स जी बेटा, फिर भी लिख दो, कोई हर्ज है।
वैसे एंटी डायल्यूटिव नज़र आ रहा है, असल में तो ये रैंक में तब लिखते हैं जब होता इससे कम ही है, लेकिन फिर भी कम वाले भी तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये एंटी डायल्यूटिव हो जाते हैं चलते चलते। लेकिन कोई नहीं यार, तरतीब है, अब नवा कम विच में कटाना नवा खुड़ी है, सिंपल बस ऐड करते जाओ। वैसे नज़र आ रहा है ये एंटी डायल्यूटिव है क्योंकि ये बेसिक से ही ऊपर जा रहा है, इंक्रीमेंटल तो ना करें, बिल्कुल यही है बेस, आपने सही सही पहचाना है, ठीक है। लेकिन मैं लिख कर काट दूंगा ज़रा मेरी तसल्ली के, बच्चों को लिए कोई नई चीज़ नहीं, ठीक है। आपके तो बच्चे नहीं ना, मेरे बच्चे हैं ना, बच्चों वालों को पता होता है, बच्चों वालों को पता होता है कि बच्चों के क्या हालात होते हैं। निकी जी गाल तो बच्चे आगे पीछे हो जाने में जी। नहीं 5.25 लिख लूँ पहले, ऐसे ना करें आप ही जी। जी बेटा जी 133.08 92.37 देखा वजन लग गया ना कम, 1.44 ही हुआ है अभी सिर्फ, लेकिन बहरहाल बढ़ गया, ठीक है। तो इसको मैंने कहा जी बस कहानी ख़त्म, 1.44 एग्जैक्ट, ओके। तो मैंने कहा जी बस करो भाई बस करो, ये 70 था असल में, वैसे मैंने कहा था 3 डेसिमल लिख लेना, 470 था, जरा चेक कर लो, 471 है, ठीक है जी 471, चलो ज़रा अच्छा है ना, 3 ज़रा लगे, ठीक है जी। तो हमने कहा हो ये तो भाई फिर बढ़ना शुरू हो गया है, ये तो एंटी डायल्यूटिव है, तो फिर आपकी डायल्यूटेड ईपीएस ये पड़ी है 1.43, ठीक है जी। अब इसी का डिस्क्लोजर बनाने, ऊपर नाम नूम लिख लेना, वास्ता जो है देख लो, AAZ लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट्स। उसने क्या कहा है, डिस्क्लोजर बनाओ, तो मुझे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, चलो इसीलिए मैं साइड पे करके प्रेजेंटेशन कर देता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम होती है, ठीक है, जिसके अंदर PNL भी होता है और OCI भी होता है। तो मैं फ़िलहाल सिर्फ जो है ना इसको ये लिखने की बजाय लिख देता हूँ PNL। अगर आपका एक ही सफ़े PNL और OCI है तो उसी के एंड पर आ जाएगा, बताया था आपको। लेकिन अभी थेरी भी देखेंगे जाकर, इस चैप्टर की जो पढ़ने से रहती है ना, वो एक दफ़ा जब देखेंगे तो ये बात वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ कर लिया, बस वहाँ से देखना है, ठीक है। PNL में आपका सेल से कहानी शुरू होती है और पैट तक आ जाती है कहानी। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे आपको ये EPS लिखा हुआ मिलता है, ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अगर वो ये कहे ना रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ और डिस्क्लोजर बनाओ, तो फिर एक्सट्रैक्ट्स में ये आता है, तीर लगाने की भी जरूरत नहीं हो, तो फिर सिर्फ PNL लिख कर लिख देंगे। लेकिन तीर मैं इसलिए लगाता हूँ कि आपके दिमाग में वो पिक्चर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक EPS, नोट नंबर कोई ऐसे ही कर देंगे हम, नोट नंबर 9 कर देते हैं, ठीक है जी, नोट नंबर बाद में डाल देते हैं। बेसिक EPS कितनी आ रही है जी, बेसिक EPS 1.471, ठीक है जी। आप लिख लेना रुपीज़ पर शेयर वगैरह, और डायल्यूटेड EPS ये भी नोट का रेफरेंस देंगे 1 पॉइंट लो, ठीक है। अब इनकी तफसीलात जो होती हैं वो असल में अब नोट्स में है, वर्किंग तो है नहीं, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स अगर कहेगा तो वो सिर्फ ये होगा, ठीक है ना, पर ये रिक्वायर्ड नहीं है। मेरा तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, तो पूरी कहानी लिखनी है ऐसे, AAZ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे AAZ लिमिटेड PNL फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट नोट्स लिख कर शुरू कर रहा हूँ, इजाज़त है। चल, तो नोट्स में नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, क्योंकि उसने क्या कहा था, कैलकुलेट करो, ज़रा पढ़ लो रिक्वायरमेंट दोबारा। कंप्यूट बेसिक एंड एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर इन नोट्स इन अकॉर्डिंग विद ISRT। कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बड़ी मेहरबानी। तो नोट नंबर मैं 9 कर देता हूँ, और इसका मैंने क्या नाम रखा था, अर्निंग्स पर शेयर रखा था हमने, इसका अर्निंग्स पर शेयर, इसी में दोनों आ गए थे, ऐसे ही है ना। अच्छा अब ये देखो ना, मैं आपसे पूछा क्या रखा था, हो सकता है पिछली बार ये ना रखा हो, मतलब इस तरह से किया हो कि 9 में बेसिक अर्निंग कर दी हो, फिर 10 बना के डायल्यूटेड अर्निंग, कोई तो पाबंदी थोड़ी है, पर ये करना है, ठीक है। तो अर्निंग्स पर शेयर में 9.1 में बेसिक अर्निंग्स पर शेयर निकाल लेते हैं, मैं बेसिक EPS लिख रहा हूँ। अच्छा अब बेसिक EPS कैसे निकलती है जी, अर्निंग्स, और मैंने जो लिखे थे अल्फाज, काश के वो आप कोई ओपन कर लेना,
उनमें से कोई नोट और मुझे वही लिखवाएं, मेरी ख्वाहिश है, वरना बेटा अर्निंग्स जो भी लिख लोगे वो पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ रिपीट, नया काम हो, रिपीट करें। अर्निंग्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे ही है, नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखो तो काम चलेगा। तो अर्निंग्स है और नंबर ऑफ शेयर्स है। एक मिनट, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लूं जरा। अब अर्निंग्स कितनी, अब वर्किंग आपके सामने, अर्निंग्स है 125.38 और शेयर्स हैं 85.22 और इसको हम कह लेते हैं जी ए और इसको कह लेते हैं बी। जरूरत तो नहीं है वैसे, आपको मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार दिखाई थी, उसमें ए और बी नहीं लिखा हुआ था, ए डिवाइड बाय बी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन चलो कोई नहीं, आप इतना कर दो एग्जामिनर के साथ मेहरबानी। तो ये 1.471 आया, ठीक है जी, ये बेसिक ईपीएस आ गई, ठीक है। अब बेसिक ईपीएस 1.471 आ गई 9.1 में, तो अब अगली मुसीबत पड़ गई इसको। यूज़र कहता है जी पीएनएल के अंदर तो 127.83 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नज़र आ रहा है और आपके पास प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट होता है ना अर्निंग्स, आपके पास ये कुछ और नज़र आ रहा है, कुछ समझ नहीं आई। हमने कहा यार तुम्हें हम समझाते हैं यार, तुम्हें अब क्या बताएं हम, तुम सारी क्लासें पढ़ते हो नहीं, आखिरी क्लासों में भी घर भाग जाते हो, तुम्हें क्या बताएं अब हम कि ये क्या है। चलो फिर बता ही देते हैं। तो हमने कहा यार नोट नंबर 9.2 में तुम्हें बताते हैं हम कि ये अर्निंग्स और पीएनएल वाली अर्निंग्स में क्या मुसीबत है, क्या फ़र्क जी। तो बस अर्निंग, हाँ कुछ भी लिख दें, कोई पाबंदी नहीं, इसमें कभी भी परेशान नहीं होना कि हम क्या लिखें, सर ने क्या लिखा था, कुछ भी लिख दो, बस ये चीज़ें लिख, क्योंकि स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि फलान नाम के साथ ये करो, वो कहता है बस ये बातें बताओ, तो हम वो बातें बता रहे हैं। तो आप अर्निंग नहीं लिखते, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन बस एक इसलिए रखता हूँ कि ये भी गैर महसूस तरीके से याद होती हैं चीज़ें, ठीक है जी। तो 9.2 में अर्निंग्स जो लिखी हैं उनकी रेकन्सिलिएशन हमने करनी, ठीक है, रेकन्सिलिएशन करनी है अर्निंग्स पीएनएल वाली और अर्निंग्स ईपीएस वाली, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब पैट पकड़ो, पैट जी, जो आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, इसीलिए लिखा हुआ था, तो क्या लिखा था, पैट ही लिखा था हमने, अर्निंग्स लिखा हुआ है, नहीं आपको क्या लिखवाया था सवाल, जब लिखवाया था पैट लिखवाया था, कोई नहीं, आप सोल्यूशन तो नहीं देख रहे, सोल्यूशन ना देख, अपना सोल्यूशन देखें, जो कोई मैंने आपको डिस्क्लोजर बनवाया था, कहते हो तो मैं ओपन कर, कोई बात नहीं, दोनों सही हैं, अब पैट लिखो, मेरा दिल है पैट लिखो, ठीक है, क्योंकि एक बार जो किया था वही दोबारा लिखा जाए, थोड़ा सा ऐसे ही ज़रा वो थोड़ा सा याद हो जाए, ताकि पेपर में फिर ये ना सोचना पड़े क्या लिखें जी। पैट कितना है 127.83, अच्छा जी, और इसमें से जी हमने लेस किया है इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, वो है जनाब 2.45। ज़रा मैंने ऐसे ज़रा लाल रंग कर दिया ताकि दूर से नज़र आए जी। आबादी माशाल्लाह बेहतर हो गई है, मेरा दिल भी थोड़ा सा जी 125.3 है, ठीक है भाई यूज़र। अच्छा नीचे भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है ये, और चलो मैं बचत करा देता हूँ आपकी थोड़ी सी, ठीक है, कि जो आंसर आया है बस ये नहीं लिखना कि ये क्या है, पता है उसको क्या है, ऊपर से लिख के तो ला रहे हैं कि हम ये अर्निंग्स को रेकनसाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ी और बचत कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट अब क्या बताना है उसको, डायल्यूटेड ईपीएस कैसे निकली, तो 9.3 कर दो डायल्यूटेड ईपीएस। अब डायल्यूटेड ईपीएस के लिए आपकी वर्किंग हुई पड़ी है, मैंने वर्किंग स्टार्ट ऑफ द टॉपिक ही इसीलिए इस तरतीब पे रखी थी कि इसी तरतीब पे नोट भी बन जाता है एंड पे जाके, कोई नई चीज़ नहीं आती, ठीक है ना। तो अब डायल्यूटेड ईपीएस किधर है, हमारी वर्किंग है ना, ये वर्किंग है, ये पड़ी है, तो न्यूमिनेटर 127.83 है, डिनोमिनेटर 89.37 है, ठीक है, यही लिख दो, आंसर आ गया। फिर उसको नई मुसीबत पड़ जाएगी कि अभी तुमने 125 बोला था, अभी 127 हो गया, समझ नहीं आ रही, मैंने कहा फिर बताएंगे। फिर वो कहता है अभी तुमने जो है वो शेयर्स ऊपर 85 बोले थे, अभी जो है वो 89 हो गए, पीछे चक्कर क्या है वो बताएंगे उसको। तो 2 नोट्स और, बेसिकली 3 डिस्क्लोजर और बन जाएंगे, एक यानी कि बेसिक ईपीएस के 2 बनेंगे, एक बेसिक ईपीएस कैसे निकले, दूसरा अर्निंग्स, तीसरा कोई नहीं इसका बनता।
और डायलूटेड ईपीएस के 3 बनेंगे। एक बेसिक ईपीएस, वो डायलूटेड ईपीएस का फॉर्मूला जो लगाया था बेसिकली वो दिखाएंगे। फिर अर्निंग्स, बेसिक और डायलूटेड वाली अर्निंग्स को रेकनसाइल कराएंगे, बेसिक और डायलूटेड वाले शेयर्स को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रेकनसाइल कराने। तो टोटल क्या बन गए 5 डिस्क्लोजर में, ठीक है। तो डायलूटेड ईपीएस में भी अर्निंग्स लेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, ठीक है जी। अर्निंग्स वर्किंग से चाहती मारो 127.83, अजीब ही है, ऊपर ऐड नीचे लेस, ये वाला चक्कर हो रहा था। खैर चलो छोड़ो, 127.83 और नंबर ऑफ शेयर्स 89.37 कर दो फिर उसी तरह से ए और बी, और यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय बी करके आंसर बताओ। 1.43, एग्जैक्ट 43 था, हाँ 0 था ना, ठीक है चलो 0 इसलिए लिख दो, ज़रा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा 430 करने की जरूरत नहीं, पर्चे में ना लिखना 0, पर्चे में 0 लिख कर ही आधा सेकंड ज़ाया ना करना, पर्चे में इतना कीमती होता है वक्त, आप एक एक सेकंड कीमती, एक एक सेकंड कीमती। सांस बस चल रहा हो, पता ना हो कि सांस चल रहा है, इतना कीमती होता है कि सोचना नहीं है सांस ले रहा हूँ या नहीं। मेरा सांस तो आता ही नहीं पेपर में सर, है हमारा सांस तो आता ही नहीं। अच्छा जी, अब अर्निंग्स में मसला पड़ गया, मैंने कहा यार अच्छा यार टेंशन क्यों लेते हो, अब ये मैं ब्लू कर लेता हूँ ज़रा, ठीक है। अर्निंग्स नोट नंबर 9.4 बन जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स के लिए नोट नंबर 9.4, ठीक है जी। तो 9.4 में रेकन्सिलिएशन, बस लिखो रेकन्सिलिएशन, नीचे पता लग जाएगा किसकी बना रहे हो, ऐसे अंग्रेजियां लिख के टाइम ज़ाया ना करो। रेकन्सिलिएशन, हम रेकन्सिलिएशन बना रहे हैं जी ऑफ बेसिक ईपीएस अर्निंग और तो ऊपर बस लिखो रेकन्सिलिएशन, ठीक है। इकट्ठी मैं इसलिए नहीं बनवा रहा दोनों की कि फिर काबू से बाहर निकल जाती है, इसलिए सुकून मारो, अलग अलग ही करो, ठीक है जी। तो अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस, अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस, अब ये देखो ये काम चलना है, ये इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, और दरमियान में जो है बस जो है वही नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस का तो 0 ऐड हो रहा है, तो 0 ऐड करके नहीं दिखाना, ठीक है ना। कभी भी ऑप्शन न्यूमरेटर में आएगा नहीं, ऑप्शन का हमेशा न्यूमरेटर क्या होता है 0 ही होता है ना, इसलिए बस आपने प्रेफरेंस शेयर दोबारा लिख देना, ठीक है। अर्निंग्स फॉर बेसिक ईपीएस कितनी है 125.38। अब ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना, ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ना होता तो अच्छा होता, डिबेंचर कोई और चीज़ होती इस तरह से, ठीक है ना, कोई और चीज़ ऐसी होती जो ऊपर माइनस ना हो रही होती और नीचे हो रही होती तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब क्या करें, अब ये तो सवाल है, ठीक है। मैंने तो आपको ऐसे ही सवाल का किसी का बनवाया था जिसमें ऐसा नहीं था पहले, 127 पॉइंट कितना था 38। अब इधर देखो जी, इधर वर्किंग बताएगी आपको, वर्किंग 125 से 127 तक आते हुए क्या हुआ है जी, ऐड हुआ है कुछ प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, तो यहाँ पे आपने आकर लिखा ऐड भी लिखना पड़ेगा, हाँ ऐड इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड 2.45, ठीक है जी। बस कुछ और तो नहीं हो रहा ऐड, देखो ना, तो बस इसको टोटल कर दो, ये 7.38, ठीक है जी, 83 कर लो जी। अब इधर देखो जी, ये 127 यहाँ यूज़ किया है, हैं ये क्या अभी 125 था और यार ये हुआ है, अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, उसके बाद एक और रेकन्सिलिएशन आ गई, चलो इतना ही कर ले। चल यार हूँ चल पे यार, गुस्सा छड़ दे यार गुस्सा। अच्छा जी, अब 9.5 में आपने फिर एक रेकन्सिलिएशन बनानी है, इसमें ज़्यादा आइटम्स आते हैं ऊपर वाली की निस्बत, ठीक है नॉर्मली। तो रेकन्सिलिएशन अब बनानी है आपने ईपीएस बेसिक वाले शेयर्स की, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस
ठीक है जी, कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स और बेसिक ईपीएस? 85 पॉइंट। यहाँ से ना देखो, यहाँ से देखो, ये बेसिकली आपने फिर ये करना है अब, तो 85.22 लिखना है प्लस ऑप्शन 0.15 प्लस। कितना आसान काम है, आज तक आया नहीं, सिलेबस में है, तो हो सकता है वो बड़ा सवाल दे जिसमें डिस्क्लोजर भी बनवा ले। इस दफ़ा बड़ा सवाल दे और उसमें बेसिक ईपीएस में भी खपाया आपको, मतलब वो सारा कुछ जो आप करके आए थे, ऑप्शंस वगैरह, वो बोनस शेयर्स, राइट इशू, कंसोलिडेशन स्प्लिट, वो काम करके आपने बेसिक ईपीएस अलग सीखी थी 4-5 दिन, फिर डायलूट अलग सीखी थी, इसी तरह बेसिक भी करे, डायलूट भी इकट्ठा करे और नोट भी मांग ले। नोट तक जाए, कभी कभी डर लगता है कि चला भी जाए, लेकिन शायद ना भी जाए। बहरहाल आपको इससे क्या, जाए या ना जाए, आप तो तैयार है ना इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हॉट फेवरेट टॉपिक्स में ये हैं टॉपिक्स, ठीक है जी। एनपीओ हो गया, ईपीएस हो गया, ये आखिरी क्लास में ये वसीयतें चल रही होती हैं। IAS 16 हो गया, खूब तवज्जो दीजिएगा। फिर कुछ मस्ट अपीयर होते ही हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे करेक्शन ऑफ एरर का सवाल होता है, वो हो सकता है अलग, वैसे करता ही आ रहा है हर दफ़ा, लेकिन हो सकता है अलग ना करे, IAS 8 में मिक्स कर ले। IAS 8 का सवाल हो गया, बोरिंग कॉस्ट का हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट का हो गया, ये सवाल आने वाले सवाल है। रेशोज़ का भी आप देखेंगे, लहीम शहीम सवाल चूँकि आ चुका है इस अटैम्प्ट में, तो शायद शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लें, MCQs में पूछ लें, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है वो इसके अब नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी तो अब देखें तो तुक्के होते हैं, अगर इससे हट के भी आएगा तो हमने कुछ छोड़ा हुआ ना छोड़ा हुआ, ठीक है। तो जो आएगा इंशाल्लाह, बस वो जिस पे मुझे शक है उसकी प्रैक्टिस मैंने ड्यूरिंग सेशन भी ज़्यादा करा दी हुई, उसकी प्रैक्टिस में ही मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा और रवां करके भेजूँगा। आप भी बस ऐसे ही जो करवाया वही करना है, उससे अलावा अपनी तरफ से कुछ छोड़ोगे, जो छोड़ोगे इंशाल्लाह वो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस 85.22 ऐड ऑप्शंस कितने जी? 0.15 ऐड क्या हो रहा है? ऐड प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल वाले, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देना, अच्छा लगेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इधर आया तो प्रेफरेंस डिविडेंड इरिडीमेबल वाला, ठीक है जी। कितना? 4। लो जी, कहानी ख़त्म। ये सवाल इसलिए करवाया कि डिस्क्लोजर का सवाल है कोई नहीं, अब तक आए भी कोई नहीं, आने को आ तो सकते हैं। 4.00 था, ऐसा सोना लगता था, इसलिए 4.00 लिखा है। आप नहीं लिखना पर्चे में जी। चलो जी, कहानी ख़त्म। लो जी, ये है आपका डिस्क्लोजर। तो प्रेजेंटेशन भी मैंने साथ ही कर दी कि कोई ये ना कहे प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन का आपको पता होना चाहिए। यार इसको तो ऊपर ना ले जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक मिनट क्लोज जा, रंगी न दिया कर। लेट मी हो वेला फ्रॉम अदर थिंग्स। क्या तस्वीर नहीं बनवानी यार ਤੁਹਾਡੇ को, सबर कर जाओ ज़रा। ये ना मैंने ज़रा ऐसे करके इसलिए रख दिया कि ज़रा आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं, ठीक है जी। तो अगर कहे प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन आपके सामने है ऊपर, प्रेजेंटेशन है ऊपर, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर उससे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन मींस के पीएनएल में, बैलेंस शीट में कहाँ नज़र आएगी? तो भाई पीएनएल में नज़र आती है, बैलेंस शीट में तो ये बेसिक ईपीएस नज़र नहीं आती, अर्निंग पर शेयर पीएनएल में नज़र आती है। प्रेजेंटेशन तो आ गया आपके सामने ये। फिर डिस्क्लोजर क्या है? फिर डिस्क्लोजर ही है, बस इतना सही है, ठीक है। तो इसकी एक पिक्चर अब तो मुश्किल होगी बनानी, क्या करें? एक काम करता हूँ ना, ये मैं यूँ कर देता हूँ कि जैसे आपने पर्चे में बनानी है, कम से कम ये कर लेते हैं कि ये उस पर फिर अंग्रेज़ी पढ़ा देता हूँ कि बेसिकली तो उसने ये ऑप्शन दिया हुआ है स्टैंडर्ड ने। क्या ऑप्शन है जी? कि अगर आपकी, जैसे मैंने आपको दिखाई हुई थी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीएनएल अलग सफ़े पे है और ओसीआई अलग सफ़े पे है, तो फिर आपको पीएनएल वाले सफ़े के एंड पे बेसिक ईपीएस को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और अगर आपके एक ही सफ़े के ऊपर पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है,
तो ठीक है, फिर उसमें आपने उस सफ़े के एंड पर लिख देना ईपीएस, ठीक है। तो बहरहाल ये 1 मिनट तो तस्वीरें बना लिया गलती है, छोटी सी गलती नहीं है बेसिकली, 9.3 नहीं, हाँ 3, ये 3 लिखना भूल गया था, ठीक है जी। तो लें जी, ये आपकी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। कोई मसला तो पूछ ले। हाँ आप पूछ रहे थे तुम कुछ, है कश्मीर वाला है, कुछ ना भाई, भूल गए हो यार, मुझे माफ़ कर दो फिर, है मैंने आपको टोका, मैंने चलाया टोका। दे दो इनको पेपर, दे दो इनको, दे कर इधर रख के चले जाओ, ले लेंगे खुद ही। चलो पकड़ा दो इधर आगे आके, सर चलती जाएगी, जाओ बैठ के पढ़ो। अब कितने हैं देख लेते हैं, एंड पे फिर देख लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे मैनेज। एजाज को दे दो, बाकी एजाज जो काम पढ़ जाए वो कॉपी खुद ही करा लेंगे, तो नस जाओ उन्हें तो। हाँ जी सही है, और भाई सही है बोलो। हाँ सही है मैंने कहा, अच्छा चलो फिर 5वां सवाल करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, ईपीएस को थोड़ा और पक्का करें, आधा घंटा और लगाते हैं ईपीएस पे, बल्कि यूँ करें पौना घंटा और लगाते हैं, 9 बजे तक ईपीएस करके फिर इसकी जान छोड़ देते हैं। फिर चलते हैं रेशोज़ पर। मज़े की बात है, रेशो का जो रिसेंट टाइम का सवाल आया है उसके अंदर उसने ईपीएस भी मांगी, यानी कि रेशो, मैंने आपको कहा था ईपीएस भी एक रेशो है, वो भी सवाल करना है, थोड़ी सी ईपीएस की थ्योरी भी पढ़नी है। फिर ये ईपीएस, रेशो और फ्रेमवर्क, ये तो मेरी तरफ से हो जाएगा, अल्लाह हाफिज़। उससे पीछे फिर आता है एनपीओ, कैश फ्लो और IS8। तो IS8 को पकड़ लेंगे, उसमें ज़रा चीज़ें रहती हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। और कैश फ्लो का सवाल आपने करना है आज लाजमी, कुछ आपने भी साथ करना है, एक सवाल शायद पूरे पर्चे में मैं यही ना करवाऊँ, कैश फ्लो के सवाल पे ऐसे ही 1.5 घंटा पहले आप लगा लो, कोई मसला हो तो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। बाकी देखें अब कितना होता है, टाइम दरअसल मसला है सारा। 11:15 तक आपको मैंने, कितने 11:15 11:30 कितना, 11:30 तक, अब टाइम बड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए 3-4 दिन पे फैला लिया ना कि आराम सुकून से करें, कुछ सिरों थोड़ी लाना है। तो सिलेबस तो मैंने जुम्मे को ख़त्म कर दिया था, मुझे समझ नहीं आई कि मैंने कहा हफ्ते को बुलाना ऐसे ही है, फिर दूसरों को बुला के उनको फारिग कर लिया उसको, ठीक है ना। तो आप लोगों का सिलेबस मेरी तरफ से वैसे ख़त्म है, बस ये चीज़ें पक्की कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि पेपर के लेवल पे, एग्ज़ाम लेवल पे, ICAP का भी एक अपना लेवल है ना, उस लेवल पे आने के लिए कुछ चीज़ों को ज़रा अच्छे से करना होता है, वो कर रहे हैं, वरना अभी वो लेवल नहीं है, ईपीएस में वो लेवल नहीं है इस सवाल के पहले, ठीक है, इस सवाल के बाद ही बनेगा। जल्दी आ जाओ, भी बड़े टाइम पे आए आप लोग, हमने देखो सारा डिस्क्लोजर बना लिया, चेक करो ज़रा हमने क्या कुछ कर लिया, आप लोगों को परेशान करूँ मैं, ये देखो लेट आने वालों, ये देखो। अच्छा जी चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5, कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया हुआ है 5? हाँ अटैम्प्ट तो किया होगा ना, जिन्होंने टेस्ट दिया सर उन्होंने अटैम्प्ट किया, अच्छा सवाल था, आ जाओ। कंप्यूट बेसिक एंड DPS टू बी डिस्क्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिक्वायरमेंट को समझना। मुझे बताएं, वो कह रहा है कंप्यूट करो बेसिक और DPS पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन PTL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 21 एंड 22, यानी कंपैरेटिव शो करो। वैसे 21 एंड 22 जब लिख दिया तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं थी ICAP, चलो खैर। मेरा सवाल, कंप्यूट तो करनी है, डिस्क्लोजर भी बनाना है ना, डिस्क्लोजर बनाना है, धोखा ना खा जाना। उसने कहा है बेसिक और डायल्यूटेड EPS निकालो जो कि डिस्क्लोज करने के लिए यूज़ करें, मतलब ये नहीं ले लेना पागलों की तरह डिस्क्लोजर बनाने लग गए, डिस्क्लोज का लफ्ज़ आ गया शुरू हो जाओ, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, खाम का काम नहीं बढ़ा लेना अपना, ओके। अच्छा सवाल को ज़रा क्विकली पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको एक बात कही थी कि जैसे ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू हों, ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर अगर इशू हों तो आप उन पे क्या करते हो, टाइम फ्रैक्शन लगाते हो। ऐसे ही अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू हो रहे हैं तो उन्होंने डायल्यूटेड EPS में जब यूज़ होना है तो न्यूमरेटर के अंदर जो उसका फिगर, जो आंसर जो न्यूमरेटर में उसने चेंज लाना होता है उसको भी आपने टाइम फ्रैक्शन लगा देना, और जो डिनोमिनेटर में है यानी चेंज इन न्यूमरेटर चेंज इन डिनोमिनेटर जो आप निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन टाइम फ्रैक्शन भी साथ लगा देंगे। ये मैंने आपको ज़बानी कलामी बताया था 2 दफ़ा, सवाल में ना आया था, सवाल में मेरे ख्याल में
पास पेपर 2 में आया था, 3 में था, वो तो किया नहीं था हमने, और फिर टेस्ट में इत्तेफाक से आ गया। तो ज़बानी की हुई बातें भी कभी कभी बड़ी अहम होती हैं, पर्चे के अंदर वो आ जाती हैं, उस्ताद तो बता देता है, सवाल होता नहीं है मिसाल के तौर पे कि यार ऐसा कर लेना, और फिर वो बात बस ऐसे ही होकर गुजर जाती है और पर्चे में आ जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बातें, किताब के ऊपर लिखी हुई बात से ज़्यादा क्लास के अंदर हुई हुई बातें अक्सर काम आ रही होती हैं। तो भाई छोटी छोटी बात भी परेशान नहीं होना, इससे मतलब ये कि इंशाल्लाह ऐसी बातें लग जाती होती हैं कभी कभी। ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि ओ सर हम कैसे याद रखेंगे, तो इतने दिन हो गए, आज 115वां लेक्चर हो गया, अब हमें कहाँ से याद है, हर रोज़ 2-2 घंटे पढ़ पढ़ के यहाँ तक हम पहुँचे। तो कोई नहीं, आपको याद है इंशाल्लाह, जो नहीं याद होगी वो तो नहीं होगी। पीच ट्री लिमिटेड वॉज इन, नाम बदल दिया था, पीच ट्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 20, ईयर एंड 30 जून 21 और 30 जून, यानी कि पहला साल ये है, 1 जुलाई 20 को इनकॉर्पोरेट हुई है ना। अब बोलो, तो 30 जून 21 पे पहला साल एंड होना है और 30 जून 22 पर, ठीक है। तो ये कहानी है जी। तो पहला साल इनकॉर्पोरेट जब हुई है वो उसने हमें दे दिया, ठीक है। आसानी ये हो जाएगी कि ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल फॉर द ईयर 30 जून 2022। तो 22 के अंदर और 21 के अंदर ये मामला हैं। बेसिकली यहाँ पे जो टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम आ रही होती है ना, इसके नीचे ही तो यहाँ पे हमने ईपीएस लिखनी होती है, ठीक है। चल, अब नेट प्रॉफिट गिवन है, रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, और टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम गिवन है। पहला सवाल मेरा, इस रीवैल्यूएशन सरप्लस का हमने क्या करना है? इस ईपीएस के सवाल में तो कुछ भी नहीं करना, हमें चाहिए होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर, और बस वही चाहिए होती है। उसी के अंदर फिर आपने अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस कर देना है, और जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस में जाएंगे तो इसी के अंदर ही चीज़ें ऐड बैक करनी है आपने, ठीक है ना। तो इसलिए धोखा था धोखा, तो ले दे के मेरे पास क्या रह गया, बस पैड नेट प्रॉफिट। चल, बड़े मज़े की क्लास होती है, ऐसे सुकून है ना, कोई क्लास ख़त्म होने की टेंशन, मतलब अगली क्लास की टेंशन। अभी थोड़ा सा महसूस होगा कि थक रहे हैं, 10 मिनट ब्रेक करके फिर आ जाएंगे। बड़े मज़े की क्लास होती है जी। तुम्हें टेंशन हो रही है किस बात? नहीं तो पढ़ाने के लिए बुलाया, और क्या मैं क्या कर रहा हूँ? आप बस ये 2-3 दिन से ये सोच के आना कि हमने FR1 जो घर पे पढ़नी थी वही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो बाकी कोई पर्चे की तैयारी अपनी जारी रखें। इसको जब मैं कहूँगा अब चलो जाओ अब शुरू कर दो, फिर अपने वाली शुरू कर देना। तो ये यूँ समझ लो एक रिवीजन आपको कहा, 2 रिवीजन आपने करनी है प्रॉपर, एक मॉक से पहले एक मॉक के बाद। ये एक तीसरी रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, यानी हमने 3 रिवीजन ये हो गई तफसील वाली, और एक आप पेपर से पहले वैसे तसल्ली के लिए करते हैं, तो 4 बन गई। तो ये एक रिवीजन है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। हर टॉपिक जो आपको करवाऊँगा तकरीबन कोई शायद ही रहे, हो ही जाना है। बस अब फ्रेमवर्क पे नहीं जाऊँगा मैं, अभी तो निकल के उसमें क्या है, ठीक है, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय, शेयर्स एंड बॉन्ड इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। अब जाहिर है 1 जुलाई 22 को तो शुरू हुई है, तो 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स पहले ही दिन इन्होंने इशू कर दिए, ठीक है, और वो इशू किए हैं 14 ईच पर। अब नहीं बता रहा कि ये मार्केट प्राइस इस दिन कितनी है, तो फिर यही है, क्या ख्याल है? इशुएंस ऑफ शेयर्स है, और बेसिक ईपीएस में हो, अभी समझो पहला लेक्चर चल रहा है। डाइल्यूटेड ईपीएस में 7वां 8वां लेक्चर था, नहीं पहला लेक्चर क्या था, बेसिक ईपीएस निकालते हुए शेयर्स इशू हुए थे। बस टाइम फ्रैक्शन का मसला होना था, वो भी नहीं है क्योंकि पहले ही दिन ये शेयर्स, लेकिन शेयर्स इशू हुए हैं एट मार्केट प्राइस। तो फिर ये अज्यूम करेंगे ना कि ये क्या है, ये मार्केट प्राइस है, क्योंकि उसने नहीं बताया कि जैसे राइट इशू में नॉर्मली होता था कि मार्केट प्राइस 15, 16, 17 है तो वो 14 पे इशू कर दिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहरहाल ये पॉइंट कहाँ पे यूज होना है, बेसिक ईपीएस में, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ऑन 1 जुलाई 20 उसी दिन 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये कौन से होते हैं जी? वापसेबल लोन। तो ये तो बेसिक ईपीएस में तो नहीं आएंगे। आगे वो कहता है हैविंग पार वैल्यू ऑफ 50 वर इशूड एट 64, ठीक है। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल है, इस वजह से
डाइल्यूटेड में हम इनको लेंगे। बेसिक ईपीएस में इन्होंने कोई नहीं आना, और ना ही ये वो हैं प्रेफरेंस शेयर्स हैं कि इनका डिविडेंड भी आया बेसिक ईपीएस, तो ये सिर्फ डाइल्यूटेड में जाएंगे। ऑन यकम फरवरी 21, ये मैंने इसलिए लिख दिया था, यकम फरवरी 21 जो है ना वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, ये ठीक है ना, ऐसा ही है। तो पहले साल में ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे यकम फरवरी 21 में क्या हुआ है, फर्दर 20 मिलियन शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ओवर इशूड एट प्रिवेलिंग मार्केट, तो ये उसने खुद ही कह दिया मार्केट रेट है तो मार्केट ही है। तो ये कहाँ जाएगा, बेसिक ईपीएस में, बेसिक ईपीएस में, यानी कि आपको सारे काम इकट्ठे करवाएगा। ये जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं उसकी कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। ऑन यकम अक्टूबर 21, अब ये कहाँ चला जाएगा भाई, यकम अक्टूबर कहाँ पे पड़ा होगा भाई, यकम अक्टूबर ये पड़ा होगा, ये अगले साल में चलेगी कहानी, ठीक है जी। और ये क्या हुआ है जी, राइट इशू है, राइट इशू है तो कोई नहीं, बेसिक ईपीएस में आता है राइट इशू, बेसिक ईपीएस में आता है, और फिर चंगा भला आता है वो तो, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी पड़ती है, ऐसे ही है ना, और फिर उसके बाद वो कहानी वो वापस भी आना पड़ता है, सब कुछ ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद यकम नवंबर 21, नवंबर 21 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, 3 million convertible bonds having par value of 100 were issued. The bond carry interest at 10% per annum payable on 31 अक्टूबर. Each bond is convertible into, एक तो ये डाइल्यूटेड में आएगा, और दूसरा इस पर फ्रैक्शन भी लगना है। फ्रैक्शन के साथ क्यों आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ये हमने जो है वो इशू किया, ठीक है जी। ओके डन। सवाल में तो कोई जान नहीं खास नजर आ रही, सवाल फिर छेती छेती कर लेते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा अब तरतीब से चलना है। हालांकि ये जो है ना, ये 21 में ये राइट इशू आ रहा है, यहाँ पर ये राइट इशू है ना जी, बोलो, ये सॉरी 22 वाले साल में राइट इशू है कि नहीं है। अब ये जो राइट इशू है ना जालिम, इस राइट इशू ने 21 वाली ईपीएस को भी छेड़ना है, आपको पता है, लेकिन मैंने आपको नहीं छेड़ देना। मैंने तरतीब क्या बनाई, डायरेक्ट नहीं चलना। तरतीब क्या बनाई थी, पहले हम 21 की ईपीएस सुकून से निकालेंगे, जैसे 22 है ही नहीं, जब 22 आएगा तो उस वक्त 22 को पहले निकाल लेंगे, और फिर कहेंगे हो 22 की वजह से 21 भी रीस्टेट हो रहा है, तो फिर सिर्फ 21 को एक। लेकिन मसला ये इस सवाल के अंदर था कि बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों थी, तो दोनों को रीस्टेट करना भी एक काम था, ठीक है। सुकून से करना है, कोई जल्दी है नहीं आज हमें वैसे भी। तो 30 जून 2021 को पहले पकड़ते हैं, इसमें बेसिक ईपीएस हम निकाल लेते हैं और डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। शुरू करें काम जी, बिस्मिल्लाह। उधर वर्किंग को करनी पड़ी तो कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 640। तो बेसिक ईपीएस में निकाल रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21, ठीक है जी। बेसिक ईपीएस के लिए मुझे चाहिए प्रॉफिट, नजर ही नहीं आया कहीं प्रॉफिट, हाँ आया था शुरू में। अच्छा बेटा देखो, लिखी गल चंगी होंगी। यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स भी आया, शेयर कैपिटल भी आया, यहाँ पे इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आया। उसके बाद यकम जुलाई पर, अच्छा नहीं वो तो हाँ उसी दिन आया। उसके बाद यकम फरवरी 21 मैंने कहा था यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आया जी, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स आए, मैंने कहा लिख लेना चंगा होता है। उसके बाद यकम अक्टूबर 21 ये आगे निकल गया, इसलिए मैं फ़िलहाल आगे देख नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर यकम अक्टूबर 21 पे राइट इशू आया, फिर यकम नवंबर 21 पे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ गए, और फिर सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो इस वक्त मैंने ये लाइन इसलिए लगा दी, इससे आगे मत सोचो, बस यहीं तक ही रहना है आपने, यकम फरवरी यकम अक्टूबर इससे आगे निकल रहा है, ठीक है, और ये बस ध्यान रखना है आप। चलो जी, अब सवाल में पैड गिवन है जी 2000,
21 का पैट है 210 और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकाल लेते हैं हम, 2 मिनट का काम है, ठीक है जी। फरमाइए 210 मिलियन तो ₹210 मिलियन और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, उसके लिए वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा बेसिक ईपीएस आ जाएगा, यहाँ से वर्किंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वर्किंग 1, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, डेट, डिस्क्रिप्शन और फिर यहाँ पर हम लेते होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, जागदे हो? जागदे रहना, साढ़े दिन रहना जी। नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब मुझे बताओ जी, किस दिन यकम जुलाई 20 पे काम शुरू हुआ है? ओपनिंग कोई भी नहीं था, लिख के क्यों लाइन जाया करूं, मेरे पास जरा बोर्ड पे जगह तंग, काम बहुत ज़्यादा है सवाल में। तो यकम जुलाई पर मार्केट प्राइस पर शेयर्स इशू हुए। ऑन यकम जुलाई 50 मिलियन शेयर्स, 50 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स वर इशूड। 50 मिलियन ये शेयर्स नंबर क्वांटिटी है या रुपीज़ है? क्वांटिटी है। 50 मिलियन शेयर्स 10 पार वैल्यू है और 14 के बिके हैं। चुप है तो 14 इज द मार्केट प्राइस, ठीक है। वो कह देता वर इशूड एट पार, तो मैं कहता ठीक है, इसका मतलब इसकी मार्केट प्राइस ही पार थी, ठीक है। तो पार वैल्यू पे, ठीक है, 14 रुपये पर। हमें 14 से कुछ लेना नहीं, 10 से कुछ लेना नहीं, 50 मिलियन शेयर्स हमें मिल गए, नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ मैंने आकर लिखा कि क्या लिखा करते थे इस पर, शेयर्स इशूड एट मार्केट प्राइस, हाँ ठीक। तो शेयर्स इशूड एट मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस वाले शेयर्स में कोई बोनस एलिमेंट नहीं होता था, बड़ा सुकून था, बस इस पे टाइम फ्रैक्शन लगता था, ठीक है, सही है जी। कितने? 50 मिलियन। उसके बाद काम बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लंबा इसलिए कर रहा हूँ इसको, इतने लस्से से चला रहा हूँ, पहले इतने सवाल किए, आज भी पकड़ लिया इसको। ये थोड़ा सा आपके सामने क्लास के अंदर 3-4 बार एक बात गुजरे ना होने के बाद भी, तो आप उस पर कंफर्टेबल हो जाते हो। फिर पर्चा इसी सिलेबस, गिवन सिलेबस में से आना है। और मैं ये नहीं कहता, को दावा तो नहीं करना चाहिए ना कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि 1-2 एडजस्टमेंट्स बाहर हो भी सकती हैं, वो जाएँ भाड़ में, वो हमें उससे क्या, हम जो आता है हम वो करेंगे, हम अपने 70-80% नंबर लेके साइड पे हो जाएंगे, हमारी तरफ से जो मर्जी हो जाए। तो चेंज होता है, थोड़ा बहुत होता रहे, कोई मसला नहीं, 1-2 एडजस्टमेंट्स तो आती हैं बरकत के लिए, जिसमें परेशानी हो, आपने उससे परेशान नहीं होना। तो ये चीज़ें जो है, ये टॉपिक तैयार होने का मतलब ये होता है कि रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट्स में बच्चा वो कभी भी फेल नहीं होता जो अजीब सी एडजस्टमेंट किसी सवाल में आ जाए तो उससे ना हो। बच्चा वो फेल होता है जो रूटीन में आने वाली एडजस्टमेंट्स को ना कर पाए, उसको देखकर। उससे क्या मसला है जी, हर सवाल 70% नंबर ले लो हर सवाल में से, तो टोटल कितने बनेंगे? 40%। अगर हर सवाल आप करो, हर सवाल में 70% नंबर लो, तो क्या टोटल एग्रीगेट 40% होगा? नहीं ना होगा। सादी सी बात है। ICAS से जब आज 2-3 साल पहले मीटिंग्स जब पेपर्स की बात करते तो कहते हैं बच्चे को ये समझ ही नहीं आती है कि हर सवाल आधा सही कर लूँ, आज आधा सही कर लूँ तो पास हो जाऊँगा। सिलेक्टिव स्टडी सबसे बड़ा मसला नज़र आता है, और पेपर में अटैम्प्ट ना करना, डर जाना। जब सब पढ़ा हुआ है तो भाई अटैम्प्ट करो, ट्राई करो। चले खैर, ऑन यकम जुलाई, इधर देखें, यकम जुलाई पर डायलूटेड EPS, छोड़ो इसको साइड पे करो, ऐसे ही है ना, डायलूटेड EPS में जाएगा ना कि नहीं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मैं ऑर्डिनरी शेयर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो रिडीमेबल जो तो अच्छा रिडीमेबल है, जान छूट गई, आई लाइबिलिटी। आगे बढ़ो, बेसिक EPS यकम फरवरी पे 20 मिलियन शेयर्स हैं, और फिर ये किस पर हैं? बेहतरीन हो गया, किस दिन जी? यकम फरवरी 2021 पर शेयर्स इश्यूड एट मार्केट प्राइस। लेकिन इधर कुछ लिखने से पहले याद होगा आप, हम हाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 7, ठीक है जी। तो 7/12
12। अब यहाँ पे लिखो कितने, देख लें कितने, 20 मिलियन शेयर, यानी कि खुद ही उसने शेयर निकाल कर दे दिया। आसान आसान सवाल होते हैं। 20। अब पर्चे के अंदर से, टेस्ट के अंदर शायद आपको इसमें तंग किया हो, तंग करना नहीं चाहिए था, मतलब करना जिनको किया था उनको कह रहा हूँ जी। अब इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, इधर देखो, इसके बाद तो आपका 2021 ख़त्म ही हो गया, आगे तो 2022 का साल शुरू हो गया, ठीक है। तो बस कहानी ख़त्म हो गई। इसके ऊपर लगा दो 5/12 और कोई राइट इशू वगैरह कुछ भी नहीं है, बताओ। अब ये ना क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है टोटल शेयर, लेकिन हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन में इनको नहीं लेना, हमने अपने वेटेड एवरेज को लेना है। 17 सुभान अल्लाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ 58.34। और भाई ये कोइंसिडेंस है, मत कहना रट्टा ला ली, ये दोनों बराबर होंगे तो सवाल सही जी। 58.34 मिलियन शेयर्स जी, तो ₹3.59 पर शेयर आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लें जी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 ही चल रही है ये भी, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है ज़रा जी। न्यूमरेटर आएगा और ईपीएस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बातें कर रहे हो आपस में। अच्छा जी, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस, ठीक है जी। अच्छा, अब पहले इसमें सबसे आपका स्टेप क्या होता है, बेसिक ईपीएस का लिखना, तो फटाफट लिख लेते हैं जी। 210 और 58.34 और 3.59, ठीक है जी, ₹3.59। अब रैंकिंग की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं छेड़ूंगा अपनी तरतीब को, आप ना करिएगा पर्चे में, पर मैं ये कह रहा हूँ कि रैंकिंग्स वाली वर्किंग इस तरफ कर लेते हैं ज़रा, इधर फिर मैं वो बढ़ा लूँगा, वेटेड एवरेज वाली वर्किंग इधर चलती जाएगी, क्या ख्याल है, ठीक है। तो रैंकिंग करते होते थे, मुझे पता है आपको इस सवाल में तकलीफ हो रही है रैंकिंग करते हो, पर मैं करूँगा फिर भी। तो नंबर 2 वर्किंग है जनाब, इसमें हमने रैंकिंग करनी है जी। तो मुझे यहाँ पर चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर और टर्मिनेटर चाहिए। वही हमने इसका नाम यही तो रखा हुआ था, इंक्रीमेंटल, वो ईपीएस जो मेंटल हो गई, ठीक है। देखें जी, ये ब्रेक लगी हुई है, ब्रेक, इससे आगे 22 है, इससे आगे 22 है, तो इधर देखें तो ये भी ऑर्डिनरी शेयर, ये भी ऑर्डिनरी शेयर, सिर्फ ये है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो मुझे पता है आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ना, ऐसा नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, बस लिख दो प्रेफरेंस, ठीक है यार, रिडीमेबल लिख लो, ये लो, आप फिर कन्वर्टेबल भी लिख लो, फिर मतलब आप लिख लेना ना पूरा, कोई मसला नहीं, पर जगह तंग है। अब चेंज इन न्यूमरेटर, देखो भाई, वो कह रहा है कि 10 मिलियन 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब तो पता है ना इस बात का 12% का मतलब क्या होता है। 12% का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पे 12% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड रेट, ठीक है। अब ये 12% 10 मिलियन पे तो नहीं लग सकता। अब आगे आती हैं दो चीज़ें, ठीक है, एक 10 मिलियन इंटू 64 करके जो पैसे इस कंपनी ने रिसीव किए बाय इशूइंग दीज शेयर्स, ठीक है, तो ये 10 इंटू 64 कितना बनता है, क्या इस 640 पे 12% लगेगा,
मैंने आपको इतना तो बताया हुआ है, मेरे ख्याल से बताया था ना कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा किस पे लगेगा। एक तो रेट कूपन होगा जो लगेगा आपके लेवल पे। इफेक्टिव रेट वाला तो चक्कर ही कोई नहीं, वो FR2 में जाके आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पर कूपन रेट नहीं लगना है, और लगना भी हमेशा किस पे होता है, फेस वैल्यू। यानी इफेक्टिव रेट वो सारा चक्कर जो है वो तो IFRS 9 ने आकर हमें पढ़ाया, तो हम अकाउंटेंट्स की तकलीफ होती है कि असल कमाया किन्ने, असल कमाया किन्ने। अगर इंटरेस्ट इनकम है और अगर पे कर रहे हैं, असल कितना पड़ा है, असल कितना पड़ा है, वो असल के चक्कर में वो इफेक्टिव रेट निकलता है। ये आपके लेवल पे तो सादा बात है, जिसने ये डिबेंचर बॉन्ड या शेयर खरीदा इशूअर से, तो उसके ऊपर ये लिखा होता है कि इस एक शेयर की, एक डिबेंचर की, एक बॉन्ड की एक जो है वो कीमत है, फेस वैल्यू लेट से 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, और उसी के ऊपर लिखा होता है 12% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब वो 100 रुपये इंटू 12%, 12 रुपये। को 2 लेकर जाएगा तो उसको 24 मिलेगा, जो 3 लेकर जाएगा तो उसको, ये चक्कर होता है। तो फिर हमेशा इसने किस पे लगना होता है, फेस वैल्यू पर। किस पे जी, तो पार वैल्यू। तो ये देखो जी, इस 10 मिलियन को आपने इस 50 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 10 इंटू 50 रुपये, ₹50। तो ये आ गया जनाब 50 मिलियन रुपीज़। ऐसा ही है, सही है। तो ये जो 50 मिलियन रुपीज़ है, इस पे 500 है, 50 था, अच्छा ठीक है, ₹500 मिलियन जो है, इस पर आपने रेट लगाना है 12%। ठीक है बेटा, सही है, याद रहेगी ये बात। तो 12% इंटरेस्ट रेट, ये आपका कूपन रेट है। ये जिस लिखा होता है ना, ये जो लिखा होता है रुपीज़ इतने परसेंट डिबेंचर्स, रुपीज़ इतने शेयर्स, इतने परसेंट जो है वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स, उसका मतलब यही होता है कि जो 12% इस पर लिखा हुआ है, ये उसके मुंह पे लिखा हुआ है, मतलब कूपन रेट है। तो कूपन रेट ने लगना है, और लगना हमेशा किस पे है, फेस वैल्यू पे। ज़्यादा पैसे रिसीव किए, प्रीमियम होता ही है। आप 10 वाली चीज़ जो है वो 12, 13, 14 में अक्सर खरीद रहे होते हैं किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे उसकी डिमांड कम, सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। खैर, तो आप ये प्रेफरेंस शेयर्स की वर्किंग कहीं पे कर लें, ये प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड की वर्किंग, ठीक है, यहीं पे करेंगे। जाहिर सी बात है, चेंज इन न्यूमिरेटर, बीलू मार्कर दे दो यार, बीलू मार्कर, एक 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 जी बेटा, इधर देखो जी, चेंज इन न्यूमिरेटर कितने जी, कितने शेयर्स हैं, नहीं शेयर्स कितने, 10 मिलियन, हर एक शेयर की फेस वैल्यू। अब ये तो आ गई आपकी अमाउंट 500 मिलियन, इस पर आपने लगाया। अब अगली बात, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स ना होते तो हम नेट ऑफ टैक्स करते, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में तो वो बताएगा कि ये अलाउबल टैक्स डिडक्शन है, तब करेंगे। जब इधर आए तो उसने कहा मैं तो टैक्स रेट ही नहीं बता, यानी कि और भी हुआ ना, उसको भी हम नेट ऑफ टैक्स नहीं कर सकेंगे क्योंकि टैक्स रेट ही सवाल के अंदर। चलो जी, जान छूटी, लो भाई, सुकून नहीं हो गया, बेहतरीन हो गया काम जी। 60, तो न्यूमरेटर का चेंज क्या बनेगा जी, 60, और आगे उसने कन्वर्जन बताई हुई है। इतना आसान सवाल था वैसे ही, कोई मुश्किल सवाल अब पर्चे में आएगा मुझे लगता है जी, तो आसान से बन के बनेगा ना मुश्किल। अच्छा जी, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह, पेपर जैसा भी आए। पर्चा 3 घंटे 15 मिनट रीडिंग टाइम है, 3 घंटे जो लिखता रहेगा ना पर्चे में, बस समझ भी आ रहा होता है कुछ ना कुछ, हाँ यार सही है, तो वो पास ही होगा इंशाल्लाह। रुकने वाला नहीं पास होता। बस यार ये करके सवाल फिर पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। कितनी देर हो गई है, सवा घंटा हुआ, 10 मिनट, 5 मिनट में सवाल कोशिश करते हैं हो जाए, होना तो कोई नहीं वैसे, चलो कोशिश करते हैं जी। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। हर शेयर कन्वर्टेबल है तीन ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो 10 इंटू 3, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। इसके अंदर जो मुश्किलात है ना जी, वो वही हैं जो हमने वैसे छोटे सवालों में कर ली। रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर, वही है, और क्या होना है इसमें, और क्या होना है। और मैक्सिमम यही था, जो फ्रैक्शन वाला चक्कर है जो ये सवाल में ये भी आ गया था, वो भी देख लेंगे अगले साल में जी। 2 है, ये तो कम ही है ना, तो बिल्कुल डायलूटिव है। अब यहाँ पे आके आपने लिखा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले,
न्यूमरेटर में चेंज ला रहे हैं 60 का, डिनोमिनेटर में 30 का और 270 और 88.34 जो स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा, कभी परेशान नहीं होगा जी। 3.06 3.06 बस CPS आ। स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब ये है कि मत सोचो अभी अगले साल को, फिर जब अगले साल को ही पूरा कर लो फिर कहो ओहो हो अच्छा यार रीस्टेटमेंट आ गई, फिर शुरू हो जाओ, जहाँ जहाँ पर वो नज़र आ रहा है उसको पकड़ के रीस्टेट कर देंगे फिर, ठीक है। फिलहाल नहीं। अच्छा ले जी, अब ये साल हमारा हुआ ख़त्म, अगले साल की तरफ मूव करते हैं। अगले साल के अंदर प्रॉफिट गिवन, थोड़ी जगह की तंगी है ज़रा माजरत के साथ, 88.34 था ना जी। अच्छा अब अगले साल में आते हैं। अगले साल का प्रॉफिट भी हमें गिवन 250 हो गया। अच्छा, और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये अगले साल भी तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही हैं भाई, को मसला इरिडीमेबल तो कोई आए नहीं है, तो बस ये कहानी है। यहाँ तक तो वैसे ही हम पहुँच चुके थे, यहाँ तक ऐसा ही है। इससे आगे वाला सिर्फ राइट शेयर वाला काम है। मैंने इसीलिए वर्किंग के नीचे जगह छोड़ी थी कि हम इसी को ही आगे जब लिखेंगे तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग है। बस ये पिछले साल में ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग नहीं थे शेयर, 70 नहीं है, इस साल तो 70 ही होगा, ठीक है। तो वर्किंग 2 कह देता हूँ इसको मैं, वैसे तो वर्किंग 1 भी कह सकते थे कि चल रही है, लेकिन चलो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, बस ये थोड़ी सी मुझ पे मेहरबानी कर दो कि ये वाली अंग्रेज़ी मुझे वही चलाने दो, इजाज़त है ना। चलो अच्छा जी, अब डेट इसमें 1 जुलाई 2021 आई और आज ओपनिंग आ गया 70 से कहानी शुरू, ठीक है जी। उसके बाद ये है 1 अक्टूबर 21, इससे पहले वाला सब हुआ पड़ा है ना। 1 अक्टूबर 21 पर 40% राइट शेयर्स हैं और फिर 1 नवंबर 21 पर बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए बेसिक ईपीएस में तो सिर्फ ये राइट शेयर्स आने हैं। तो 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 21 पर क्या है जी, राइट इशू है। अब राइट इशू है तो पहले यहाँ पर रुक कर इस पर फ्रैक्शन लगा लो, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ये 70 आउटस्टैंडिंग रहा है, ठीक है जी, ओके डन। उसके बाद अब राइट इशू के लिए आपको पता है कि आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस भी निकालनी होती है। तो वर्किंग नंबर 3 हम यहाँ कर लेते हैं, नहीं करते जो आगे बढ़ाते, जो वर्किंग 2 तो वो थी, सॉरी इसको वर्किंग 3 कह दे, जो तरतीब में आती जाए वर्किंग। आपको तो चल रहा होता है ना सब, आपने कौन सा बोर्ड पे ऐसे सजे खबे करना होता है, आपकी तरतीब चल रही थी, आपको मिस नहीं होता। तो जो वर्किंग ओपन होती है उसका नंबर लगाते, जो फिगर निकलती है, तो ठीक है। वर्किंग 4 में मुझे चाहिए बिफोर, न्यू और आफ्टर। अब चूँकि ये राइट इशू है इसलिए मुझे क्वांटिटी भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए। रिवीजन है, रिवीजन पूरा ईपीएस रिवाइज हो गया इस सवाल से, ठीक है जी। बहरहाल फिर भी वो लेवल तो आपको जो परफेक्ट लेवल है वो तो बहरहाल आपको मिलेगा। प्राइस लिखते थे यहाँ पे ज़रा प्रॉपर रिवीजन से। तो छोटे टॉपिक्स हैं, इतने बड़े टॉपिक्स में नहीं आता ये। एज़ फार एज रिवीजन इज़ कंसर्न, तो कोई बच्चा अगर नियत करके बैठे तो एक सिटिंग में ही 4 से 5 घंटे में हो जाएगा। तो अब वो सारे सवाल एक सिटिंग में करेंगे ना आप, तो फिर इसके सारे पेचो खम, इसकी सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ऐसे ही हर टॉपिक करते जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को आज जाकर आपने अगला, आप छोड़ो वॉल्यूम 1 को छोड़ो, आज जाके आपने क्या करना है, तो यहाँ छुट्टी होनी है ना, आपने घर जाकर आपने कहना चलो जी आज मेरा ईपीएस की रिवीजन का दिन है, और बैठ के सारे सवाल ईपीएस के कर देने। इसी तरह से एक आधा टॉपिक में और भी दूंगा, ठीक है। नहीं सारे सवाल करने ज़रूरी हैं, टाइम एडजस्टमेंट्स करने दा केड़ी जल्दी, तुसी किधर जाना है किधर जाना है तुसी पूरे महीने सवा महीना पहले तुम सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर लो, ठीक है। फिर पेपर में क्या करोगे, सिर्फ एडजस्टमेंट्स। सारे सवाल जो रिवीजन प्लान में लिखे हैं वो ज़रूरी हैं।
अभी इसका मैं आपको बता भी दूंगा कौन से सवाल अभी करने लाजमी, ठीक है। सिर्फ पास पेपर के सवाल करने और क्वेश्चन बैंक के एक सीटिंग में वो तो हो सकते हैं ना, ठीक है। छोटे सवाल आपने किए हुए हैं, बस काफ़ी हैं। उसके बाद पास पेपर के 3 सवाल, क्वेश्चन बैंक के 5 ही कर लो। मैं तो कहता हूँ जब पहले 2 कर लिए हैं ना अपने उस हिसाब से, मुझे वर्किंग, हाँ मुझे सोल्यूशन भी देना था। किस किस ने कहा था सोल्यूशन? चलिए दोनों सोल्यूशन दे के जाइएगा मुझे, ताकि टाइप करा के ना किताब में अगली बार वही लाऊँ। अपने तरतीब से करना है। तो 5 सवाल क्वेश्चन बैंक के, 3 सवाल पास पेपर के, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसके अलावा कुछ होगा तो वो मैं आपको दूंगा जब आपको रिवीजन प्लान आएगा। कुछ सवाल मुझे नज़र आते नहीं यार, ये भी हो प्रैक्टिस क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये 5 सवाल कितनी को देर लगेगी यार? मेरे ख्याल में तो 3 घंटे भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है। फिर MCQ थ्योरी वगैरह पढ़, तो कोई 5-6 घंटे आज लगाने हैं। 2 को टॉपिक्स आज तैयार करने हैं आपने, एक रिवीजन, ठीक है। सिर्फ एडजस्टमेंट्स नहीं, ओके जी। छोटे सवाल नहीं करते होते हम रिवीजन में, छोटे सवाल जी। बिफोर 40% है, 40% है तो बिफोर 40 140 आगे करने की जरूरत नहीं, फिलहाल सवाल पूरा कर लें, ठीक है जी। अब बताइए जी, 70 है, 70 बिफोर राइट था 100, तो डिवाइड करोगे बिफोर से और मल्टीप्लाई करोगे न्यू से जी। 28, बस और तो कुछ नहीं, 98, ठीक है जी। अब इस 98 पर फ्रैक्शन लगा दो, क्योंकि इसके बाद क्या इशू हो रहे हैं? बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं। इसके बाद क्या है? बॉन्ड्स हैं, तो वो तो शेयर्स हैं ही नहीं जी। कन्वर्ट होंगे तो डायलूट में देखेंगे 9/। अब चूंकि राइट इशू साहब तशरीफ ले आए हैं, तो अब अगला मसला आ गया। बताओ जी, राइट इशू में मुझे क्या चाहिए? एक इशू प्राइस चाहिए और एक इमीडिएटली बिफोर राइट इशू जो मार्केट प्राइस है वो चाहिए। तो कहता है 1 अक्टूबर पे 40% राइट इशू है एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ। तो एट अ प्रीमियम का भाई प्रीमियम हमेशा किस पे होगा? आपकी पार वैल्यू के ऊपर पे होता है ना, पार वैल्यू के हिसाब से होता है। तो इसका मतलब आपकी इशू प्राइस बनी। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब ये सीखा था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में। तो ₹10 + 10 यानी 20। तो इशू प्राइस 20 है और इमीडिएटली बिफोर राइट इशू मार्केट प्राइस जो है वो 30 है, ठीक है। तो 30 बिफोर के साथ और 300,000 सॉरी और 800 और ये 3800। अब इसको डिवाइड कर दो 27.14 और आपका ये फ्रैक्शन आ गया। और राइट इशू के लिए आपको पता है उत्ते वाला होते थले वाला, याद है ना। कि इसकी भी लॉजिक कर लें? नहीं याद है वो भी आपको। तो लॉजिक्स बिल्कुल, आप इसको क्या लेना पसंद करेंगे बेटा? ये क्या कह रहा है 40 पर इशू प्राइस? हाँ 20, वो तो 20 है ना, तो 20 लिए जी। हाँ बेटा देखो, प्रीमियम 10 रुपये फेस वैल्यू है, उसके ऊपर जितना भी आप किसी से लेंगे वही प्रीमियम है ना। तो वो कह रहा है कि राइट शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो इसका मतलब फेस वैल्यू से 10 रुपये ऊपर थे। तो फिर इशू प्राइस तो 20 हुई, यहाँ लिखा था प्रीमियम ऑफ 15, तो 10 जमा 15 25 होता। आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का क्वेश्चन नंबर 1 या 2 करके देखें जाकर, ठीक है। पहली बार उसमें ये देखा था हमने, होमवर्क दिया था और अगले दिन कहा था हाँ भाई किस किस ने गलती की, याद आ रहा है? याद माजी साहब हैं जी। अच्छा जी, आप इसका क्या करें जी? ये आफ्टर राइट है, ये बिफोर राइट है, इसको आफ्टर कर लें। तो इनटू, हाँ उत्ते वाला उत्ते थले वाला थले 27.14। अभी छोड़ो इसके साथ क्या, पिछले वाले के साथ क्या करना है, छोड़ो अभी इसको जी। 19.34 70, एक मिनट क्लोज हो, 73.5 और 92. सुकून से कर रहे हैं आज हम 92.84 इंजॉइंग ना, आज टेंशन नहीं ना, आज हम रिलैक्स है मेंटली, काम सारा हो गया है। आप थोड़ा पक्का कर रहे हैं उनको चीज़ों को जिनसे उस्ताद डर रहा है ना, वो अपने उस्ताद जब माँ पे डर देना जिस चीज़ उधर ही तो डरा ना, तैयारी बहुत करा देने, जान नहीं देंगे, वो चक्कर होता है जी। 92.84 ले आए जी इधर। हेडिंग ही नहीं दी अभी तक, यूं कर लूँ ज़रा ऐसे।
ये जनाब हमारा 2021 ओवर हो गया, अब 22 में खड़े हैं, तो पहले 22 में खड़े होकर 22 की ईपीएस तो निकालें, फिर मसला जो आया वो देखते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, अगर उसमें गलती हो भी जाए तो खैर। तो बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 में निकाल रहा हूँ जी, और ₹250 मिलियन प्रॉफिट है। कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है कि उनका डिविडेंड माइनस करें, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये हमने निकाले 92.84 मिलियन। वर्किंग नंबर 3 2.6 पर शेयर, ठीक है जी। अब बारी आती है जी डाइल्यूटेड ईपीएस की। डाइल्यूटेड ईपीएस 2022 वाली। तो इसमें आपको न्यूमरेटर चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए। अब 2 हो गए ना इस दफा, तो प्रेफरेंस शेयर्स पहले से पड़े थे और बॉन्ड्स नए आ गए, अब तो पक्का करना ही पड़ेगा ना जी। तो वर्किंग 5, फिर रैंकिंग आ गई। लंबा ही है सवाल बस, और तो कुछ नहीं, बार बार एक काम करी जा रही। अब चेंज इन न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैसे हेडिंग चल ही जानी थी, लेकिन चलो, चेंज इन डिनोमिनेटर और इंक्रीमेंटल ईपीएस, ठीक है जी। अब ये देखो ना, ऊपर जो काम हुआ पड़ा है वो तो हुआ पड़ा है पहले से। प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनकी कन्वर्जन रेट भी यही है, उनका डिविडेंड भी यही है, सब कुछ सेम ही है ना, तो वो तो उठा के एज इट इज लिख लो ना, वक्त बचाओ। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले 60-30, इसमें कोई चेंज तो नहीं ना आ जाना, चेंज न्यूमरेटर चेंज डिनोमिनेटर, अगले साल भी वही प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इन्होंने इतने ही ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होना है, इतने ही इसके ऊपर इंटरेस्ट सेविंग हमें मिलनी है, नेट ऑफ टैक्स इसको नहीं करना, वही वाली बात है जो पहले थी, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। नई चीज़ ये 1 नवंबर 21 पर हमने बॉन्ड्स इशू किए। मुसीबत भी ये की कि 1 नवंबर 21 को इशू किए हैं, इसका मतलब पूरा साल नहीं रहे ये, ठीक है, यहाँ पर कहानी है। तो ये 1 नवंबर से नवंबर दिसंबर 2 महीने बनते हैं, ऐसा ही 2 महीने मतलब यहाँ से बनते हैं, और अगले साल के 6 महीने अगले साल में जो, तो यानी कि 8 महीने, तो 8 का फ्रैक्शन आपने लगाना है इसमें, ठीक है जी। अब 1 नवंबर पे 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हुए हैं जी, और बॉन्ड्स, और उनकी पार वैल्यू 100 है, वो उसी पर इशू हुए हैं। बॉन्ड्स कैरी इंटरेस्ट एट 10% ऑन 31 अक्टूबर ईच साल, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 शेयर्स। अब इस कन्वर्जन को और इस इंटरेस्ट सेविंग को दोनों को ही 8/12 करना है। 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं, ये क्वांटिटी है रुपीस क्वांटिटी, और इसको इशू किया है हमने पार वैल्यू पर जो कि 100 है। तो इंटरेस्ट सेविंग निकालते हो तो इशू प्राइस वैसे ही नहीं लेनी होती, लेकिन ये इससे इतना आगे नहीं गया, इधर भी थोड़ी सी उसने ज्यादती की थी, जो पीछे लिख दिया था उसने प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, आपके लेवल पे लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है। बहरहाल तो 100 इंटू 3 300 आ गया, 300 मिलियन रुपीस आ गया, इस पे लगेगा 10%, और टैक्स रेट होता तो हम नेट ऑफ टैक्स करते, ठीक है, पर वो है नहीं। अब इधर आए, हमने यहाँ पर लिखा क्या चीज़ है जी, बॉन्ड्स है। अच्छा, अब ये बॉन्ड्स हैं जनाब, इनके बारे में इधर देखिएगा प्लीज़। 3 इंटू 100 ये आ गया जनाब रुपीस में, इंटू 10% कर दिया, ठीक है। अब ये 10% से पूरे साल का इंटरेस्ट आया है, ठीक है। इस पूरे साल के इंटरेस्ट को आपने 8/12 करना नहीं भूलना, ठीक है। और अगर टैक्स रेट गिवन होता तो फिर अब इसको हम करते नेट ऑफ टैक्स, वो अलग बात, वो अपनी जगह था, पर चूंकि टैक्स रेट सवाल में नहीं है इसलिए हमने नेट ऑफ टैक्स नहीं किया, ठीक है। क्या आता है आंसर? 20
अच्छा, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो कितने हैं टोटल? 3 मिलियन ऑर्डिनरी, 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं। हर बॉन्ड अगर 7 मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है तो ये 3 इंटू 7 करना है। लेकिन ये वाला काम, जैसे यहाँ पर शेयर्स पूरा साल नहीं रहते तो फ्रैक्शन लगाते, यहाँ पे भी ये पूरा साल अज्यूम करोगे तो ये तो नहीं रहेंगे। जी बोलो, टाइम फ्रैक्शन लगा दिया हमने। बड़ा आसान काम था, मुश्किल तरीन काम यही था वैसे, अगर जो आ जाए तो वो भी आपने देख लिया। जी 1.4 ये तो आया है ना, आई कैप के पास पेपर 3 में था ना ये अब देखो क्वेश्चन बैंक में पहले से पढ़ा, क्वेश्चन बैंक तो हर पास से 3 के आने से पहले भी करवाया जाता था। ठीक है जी, 1. बस जी, तो इसका रैंक 1 है। ठीक है, चलो जी, अब सबसे पहले लिख लेंगे हम बेसिक ईपीएस। जी 250 92.84 जी 2.69। break is coming just on the corner, break is just around the corner, break is coming, 5 minutes की break is coming। हाँ जी, ऐड करें जी बॉन्ड्स 20 14 जी 270 106.8 जी। 106.84 अच्छा अच्छा, 2.53 हुई है डाइल्यूट। आप 5.3 सर। अच्छा, डांगा काट लिया करो, मेरे को गलती हो जाए सही। जी नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स जी 20 ऊपर, सॉरी 60 30 टोटल करो, टोटल 330 136.84 बहुत काम आएगी इंशाल्लाह आपको ये प्रैक्टिस, ये काम, ये लंबा सवाल याद रखना इंशाल्लाह। दुआ है मेरी आप आने वालों को और घर पे सुनने वालों को, और जिन्होंने दोनों काम नहीं किया अल्लाह उनकी गैब से मदद करे। अब क्या कह सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह के लिए तो मुश्किल कोई नहीं ना। अब जो है अब हैं तो अपने बच्चे ना जी। 2.41 तो भैया आपकी क्या आ गई, डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग बगैर चल रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए, माफ़ करते रहना मुझे। अच्छा जी, मैं फिर जाके जब मीटिंग शुरू कर दूंगा दोबारा, मीटिंग से पेपर तक तो चलनी है आप लोगों की मीटिंग, तो 10 तारीख तक इंशाल्लाह मीटिंग करूंगा, मतलब 10 तारीख तक हर वीक में ये FAR 1 वालों आपको भी बुला लिया करूँगा। तो फिर माफ़ी शाफ़ी मांगूंगा मीटिंग में जाके, फ़िलहाल तो होश ही कोई नहीं। जी यहाँ तक को मसला। अब एक मसला आ गया है, वो मसला है इस साल का राइट इशू। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से बेसिक ईपीएस निकालूंगा, दोबारा से बेसिक ईपीएस निकालूंगा, दोबारा से डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा 2021 की। ठीक है, कोशिश करता हूँ यहाँ कहीं पर आ जाए। बेसिक ईपीएस तो आराम से आ जाएगा। बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021, और ये क्या होने लगी है जी, रीस्टेट। ये क्या होने लगी है, तो ये रीस्टेटेड। अब इसको रीस्टेट करना है तो कोई मसला नहीं है जी, वही वाली याद करो, वही वाली ईपीएस उठाते थे। वैसे तो इसको भी पकड़ के उल्टा सकते हैं, यही ना कर लें, वो तो इधर भी हो जाएगा। क्या ख्याल है, सही नहीं, ट्राई करें। चलो ये भी एक काम करके देख, ₹3.59। अब फ्रैक्शन क्या है, ये है, लेकिन ये चूंकि रुपीस पे लग रहा है तो इसको उल्टा दो। अब पता नहीं किसी को ये हजम ना हो तो क्या करें, 27.14 डिवाइड बाय 30, आंसर इज 3. अच्छा वैसे ना, ज़रा वैसे प्लीज़, मैं दिल है फिर भी ट्राई कर लें दूसरे वाला भी, ऐसे ही ज़रा वो देखो, वो
वो बेसिक ईपीएस 210 है ना, 210, इसको डिवाइड करते हैं इसके 58.34 से, तो इस 58.34 पे हम कहते थे राइट इशू वाला फ्रैक्शन लगा दो, ठीक है। तो राइट इशू का फ्रैक्शन सीधा करके लगाना है, क्योंकि ये क्वांटिटी पे ही लग रहा है। 58.34 तो क्वांटिटी थी ना, नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो जैसा फ्रैक्शन है वैसा ही लगाओ, इनटू 30/, ठीक है। आंसर क्या आता है? 3 चलो 2625, राउंडिंग का ही फर्क है। 3.59 भी तो आपने राउंड ही किया होना है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये काम भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, जो दिल करे कर लो, ठीक है। ये आसान है ज़रा अगर ईपीएस निकली हो तो, लेकिन ये बहरहाल भूलना नहीं इसको, ठीक है जी। हाँ, तो ये आसान हो जाता है ना। बहरहाल जो जो मर्जी करो, दोनों मैंने लिख दिए, आप वो इनमें से वो नोट करो जो आपका दिल कर रहा है, या और करके दोनों करो, फिर मैं डायल्यूटेड ईपीएस की बात करता हूँ। अच्छा जी, अब डायल्यूटेड ईपीएस को ट्राई मारते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21, रीस्टेटेड, ये भी रीस्टेट होगी। असल में इसके रीस्टेट होने की वजह सिर्फ बेसिक ईपीएस का रीस्टेट होना है। बेसिक ईपीएस रीस्टेट हो गई तो डायल्यूटेड। देखो ना, अब असल में हुआ क्या है, इधर देखो ज़रा, असल में हुआ क्या है, असल में हुआ क्या है, इसका ज़रा आंसर बताना इस नीचे वाले फ्रैक्शन का। 64.48, यानी ये देखो, जो आपका पिछले साल यहाँ पर 58.34 यूज़ हुआ था, वो 64.48 हो गया, ऐसा ही है ना। तो ये 64.48 हुआ है, तो ये बदल गया है। तो जब ये 64.48 इधर आएगा, तो फिर इसने और फिर इसने भी तो बदलना है, ठीक है। अब पहले ज़रा वही वाला जुगाड़ करते हैं जो किया हमने, ज़िंदगी आसान है ज़रा, जहाँ पर पहले डायल्यूटेड ईपीएस पकड़ो, 3 पॉइंट, राउंडिंग का डिफरेंस आ सकता है, उम्मीद तो है कि और कुछ नहीं होगा। इसको 27.14 डिवाइडेड बाय 30 करो जी, 2. ठीक है जी, ₹2.77 पर शेयर। अब इसी को इधर देखो कि जब ये शेयर्स ऐसे हो गए, मैं सर ज़बानी कलामी करा रहा हूँ, 210 के अंदर क्या ऐड हुआ है डायल्यूटेड निकालते हुए, 210 में क्या ऐड हुआ है, 60 में। ज़रा ऐसे वो जो बचपन में याद है पहले ऐसे करते थे, मैं ज़रा लंबी वर्किंग नहीं कर रहा, 60, और इधर क्या ऐड हुआ पड़ा है देखो, 30, जो बोलो आंसर क्या आता है, 2 पॉइंट, और सराउंडिंग का डिफरेंस, नथिंग एल्स, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी कर लिया करो, राउंडिंग है। अगर आप 0.4 तक ले जाओ डेसिमल में तो फिर कोई मसला होना नहीं है, ठीक है। देखो असल में हुआ क्या है यहाँ पे, असल में ये किया मैंने कि इधर आकर ना आप ये वर्किंग पूरी उठा कर अगर यहाँ ले आओ तो क्या करोगे आप सिर्फ इस 58.34 पे फ्रैक्शन लगा दोगे सीधा करके, ठीक है ना, फ्रैक्शन लगा दोगे, ये 30 ओवर जैसे लगाते होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इस वर्किंग में ये फ्रैक्शन लग जाएगा तो ये शेयर्स बदल जाएंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ ये शेयर्स बदले, ठीक है। तो ये शेयर्स बदलोगे, एक बात है, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, इधर देखो, ये सही नहीं है, ये सही, आपने ये सही है वैसे, आपने 64.48 पर जो लगाया, ये आपने किया कि आपने सिर्फ 58 पर लगाया है ये, ठीक है ना। असल में जो मैंने वो 3.06 उठाया है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे डायल्यूटेड ईपीएस रीस्टेट करने के लिए शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, मुझे लॉन्ग कट से ही करना चाहिए। ओके, सही है, तो कर लेते, बल्कि तरीका एक ही बेहतर होता है, वही वजह करते हैं। ज़रा इस वर्किंग को अगर मैं इधर ले आऊँ, आपकी इजाज़त ना भी हो तो, बिफोर, मुझे शक पड़ गया, मैं घर पे देखूंगा आराम से इसको, तो फिर आपको ओके करूंगा, फिलहाल नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैंने भी लगता है मैंने गलत कर दिया, तो इसलिए ऐसे ना करें जी। 100 था, 40 था, इसलिए लिख रहा हूँ कि ये यूज़ कर रहे हैं ना बार बार,
30, 20 और 3000, 800, 30, 800। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब ये ठीक है बिल्कुल ऐसे भी, लेकिन मैं अब ये भी ऐसे नहीं निकाल रहा, ठीक है ना। अब मैं नहीं निकाल रहा, मैं दूसरा फार्मूला ही लगाऊंगा, मुझे नहीं पता। अब भाई एक जैसा रखो, फिर मैं देखूंगा, फिर कल बता दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अभी आराम से मुझसे चले जैसे किया हो। ये बिल्कुल ठीक था जो रुपीज़ वाला, लेकिन डाइल्यूटेड में ना मैंने गलत किया मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं ज़रा किसी मैथ्स वाले बंदे से पूछूंगा ना, तो मुझे बताएगा तो फिर ठीक है। ठीक जी, इसको भी नहीं, इस 3.06 को भी, यानी डाइल्यूटेड ईपीएस को भी रेसिप्रोकल किया हुआ। चलो ठीक है, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, मुझे ज़रा सब्र कर लो, दे दो थोड़ा सा टाइम, कुछ नहीं होता, मरन वाले हो जाते एक पे। अच्छा चलें, ये तो किताब में आईके का सोल्यूशन तो नहीं होगा, आप आईके की किताब में देखिएगा, ठीक है, कि उसने क्या किया होगा। खैर चलें छोड़ें जी, वो रेसिप्रोकल ही करता है वैसे। 58.34 है ना जी, इसको आप यही वाला फ्रैक्शन लगाएं फ़िलहाल। जो पक्का काम है वो तो करें ना, फिर मैं आपको बता दूंगा। वैसे पता है आपको एक तरीका है, और वो तरीका इंशाल्लाह डाइल्यूटेड पे लगाना वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। लगा लेंगे तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक हो ना इंशाल्लाह, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा असल में उसको। जी बोलें जी। 3.26 आ गया। अच्छा, और अब तुम क्या कर रहे हो उधर? चलो, उसके बाद इधर जगह तंग थी, मैंने ज़रा इधर दोबारा लिखा, ठीक है। यहाँ पर आकर बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, ये कहानी यहाँ से चली आ रही, ठीक है ना, यहाँ पे आ गई डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। और ये क्यों मैं दोबारा ले रहा हूँ, ये असल में हो गई है रीस्टेट। तो कुछ भी नहीं करना आपने, वो आप फ्रैक्शन में लिख सकते थे जैसे मैंने लिखा है, लेकिन मेरा दिल अब नहीं किया, मैंने कहा चलो प्रॉपर फॉर्मेट चल रहा है वो ही चलता रहे। न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ईपीएस। अब आप यहाँ पर बेसिक ईपीएस ही असल में आपने रीस्टेट करनी थी ना, तो आपने क्या किया, अब अगर देख लो तो एक स्टेप यहाँ पे लगा भी सकते हो, एक स्टेप यहाँ पे बीच में इंसर्ट कर लो ताकि आपको और आसानी हो जाए कि 20 मिलियन जो है, 10 मिलियन जो है उसको डिवाइड किससे किया, 60.48 या 9, अब यही लड़ाई है बस। अच्छा वैसे तो ले क्या आंसर आया था जी, 3.26 रुपीज़, 3.26, ठीक है। तो यही वाला काम आप यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से कि न्यूमरेटर, और असल में तो ये चेंज हो गया 68.4, ठीक है जी। तो जब ये चेंज हुआ है तो बाकी तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, ये चेंज हुआ है, तो इस वजह से ये 3.26 हो चुका है, यही तो रीस्टेटमेंट हुई है असल में ये रीस्टेटमेंट है और कुछ मसला नहीं हुआ, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, वही बस उठाकर लिख दे। प्रेफरेंस शेयर्स थे इस साल में तो सिर्फ 60, 30 जी, 270, तो ये 2.86 मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई, और वो भी कौन सी वाली, रीस्टेटेड वाली, ठीक है। तो ये इस तरह से कर लेना, मेरा मशवरा है, फ़िलहाल तो ऐसे ही करो, फिर देखते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, सवाल जैसा मर्जी होता है, और इस पूरे सवाल में अगर आपकी कोई एक दो गलतियां हो भी जाएंगी तो वो सवाल आपको फेल नहीं करा, वो सवाल आपका फेल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे यार इसको पूरा ज़रा बैक करके ना एक तस्वीर में लें, पार्ट 1 क्लोज कर दे।